स्टडी विद रिहलजा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। अब ह्यूमंस जो हैं हम खाना खाते हैं, खाने में बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। समोसा हो गया, तला गला तेल का, बटर का, घी हो गया, दाल खाते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं, चावल, आलू। तो समोसा, घी वगैरह से हमको फैट्स और ऑयल मिलते हैं जिसे लिपिड्स कहते हैं। दाल, स्प्राउट्स में प्रोटीन रहता है तो उससे प्रोटीन मिलता है। चावल, आलू में कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं और न्यूक्लिक एसिड भी मिलते हैं हमको, डीएनए आरएनए जो बनाने के लिए काम आते हैं। दाल, समोसा, चावल, इन सब में सेल्स तो होते ही हैं, मतलब जो इनके रॉ कंपोनेंट्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम रहते हैं और क्रोमोसोम बनते हैं डीएनए से। आरएनए भी रहता है, तो यहाँ से हमको न्यूक्लिक एसिड मिल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सारे खाने से, ऑल फूड से हमको न्यूक्लिक एसिड मिल जाता है। अब ये सारे क्या हैं? लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, मॉलिक्यूल्स हैं। ह्यूमन क्या है? बायोलॉजिकल बीइंग है ह्यूमन बीइंग। तो ये मॉलिक्यूल्स हैं जो खाने में आ रहे हैं और वो बायोलॉजिकल बीइंग है, उनके बारे में पढ़ना है, इसलिए हम इसको बायोमोलिक्यूल्स कह सकते हैं। अब जब प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे तो प्रोटीन से बनती है एंजाइम, उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसकी कैटलिस्ट साइकिल देखेंगे, एंजाइम की एक्टिविटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एंजाइम का रिलेशन देखेंगे और को फैक्टर्स देखेंगे, कौन से को फैक्टर्स होते हैं। लिविंग स्टेट, डायनेमिक स्टेट के बारे में जानेंगे, मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग देखेंगे। अब ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स जाते हैं, बायोमोलिक्यूल्स कह सकते हैं, जो खाने से जाते हैं, उसको कैसे कह सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ये प्रोटीन है? क्लासिफाई कैसे किया? या यूं कहें कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कैसे पता चला? कौन से हैं, क्या हैं? हम अभी पढ़ रहे हैं, हमको मालूम है, पर जब साइंटिस्टों ने शुरुआत में कुछ एनालिसिस किया होगा उसका, तो हम वो एनालिसिस देखते हैं मॉलिक्यूल्स का। अब ऑर्गेनिक का देख लेते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे पता किए? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जनरली रहते हैं ये। अब एनिमल हो या प्लांट हो, दोनों ही खाने में आते हैं, कुछ ओमनिवोरस भी रहते हैं। तो इनके टिश्यू को लिया, कौन से? एनिमल में है तो लिवर ले लिया, वेजिटेबल से कोई प्लांट टिश्यू ले लिया, इनको क्या किया? मोर्टर में डाल दिया, MORTAR, मोर्टर। फिर उसके बाद इसमें CCl3COOH डाला, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, टिश्यू के ऊपर डाला। अब ये एसिड क्या करता है? ये टिश्यू को तोड़ता है, सेल वॉल जो होती है उसको तोड़ देता है, रप्चर करता है, सारा मटेरियल सब बाहर आ जाता है उससे। और पिस्टल से अच्छे से ग्राइंड कर लिया उसको। ग्राइंड करने के बाद मोटर पिस्टल में उसकी स्लरी बनती है। अब इस स्लरी को हम फिल्टर करेंगे। ये बीकर लिया, उसके ऊपर कॉटन क्लॉथ रख दिया, ये कोई भी फिल्टर रख सकते हैं। कॉटन क्लॉथ रखने के बाद स्लरी को इसके ऊपर डाला, ये स्लरी है, इसको फिल्टर कर दिया। इसके बाद डालने के बाद कॉटन क्लॉथ के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स आए और कुछ लिक्विड नीचे चला गया। तो ये जो मॉलिक्यूल्स थे ऊपर जो रह गए, इसको रिटेंटेट कहा, जो घुले नहीं। और जो घुल गए मॉलिक्यूल्स उसको फिल्ट्रेट कहा गया। किस में घुले? सॉल्यूबल इन एसिड, ये CCl3COOH। इसमें घुले तभी तो वो अंदर जा पाए, तो इसको कहेंगे सॉल्यूबल इन एसिड, या कह सकते हैं एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन। और जो रिटेंटेट था वो एसिड इनसॉल्यूबल था, तभी वो ऊपर रह गया, घुला नहीं वो, तो इसलिए उसको एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन कहा। अब रिटेंटेट था एसिड इनसॉल्यूबल और फिल्ट्रेट था एसिड सॉल्यूबल। अब ये होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स, तभी तो वो कॉटन के फाइबर से निकल गए। और ये थे लार्ज मॉलिक्यूल्स जो ऊपर ही रह गए। कितने लार्ज और कितने स्मॉल? 1000 डेल्टन से ज्यादा हुए तो ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हुए, और 1000 डेल्टन से कम तो ये स्मॉल। डेल्टन मेजरमेंट की यूनिट है। अब इसमें आए कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स। लिपिड्स में मैं स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि एक्सेप्शन है, बाद में बताऊंगा। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। अब ये सब क्या है? पॉलीमर्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, सारे पॉलीमर्स हैं, एक से ज्यादा यूनिट के बने हुए हैं। और यहाँ आते हैं मोनोमर्स। जैसे प्रोटीन का मोनोमर है अमीनो एसिड, तो ये नीचे आ गया, घुल गया, सिंगल यूनिट था जो। वैसे ग्लूकोज हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर है। तो ये जो है एसिड सॉल्यूबल में मोनोमर्स कह सकते हैं हम, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो आते हैं, और लार्ज में पॉलीमर्स आते हैं। अब लिपिड जो होता है उसका वेट 1000 डेल्टन से कम होता है, फिर भी वो लार्ज मॉलिक्यूल्स में रखा गया। क्यों? 780 से 800 डेल्टन। अब इसका कम वेट है तो ये स्मॉल में आना चाहिए था, पर फिर भी इसको लार्ज में रखा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम फिल्टर करते हैं तो लिपिड का सारा नीचे चल जाता है मटेरियल, बस वेसिकल्स ऊपर रह जाते हैं। और वेसिकल्स ऊपर रहेगा मतलब वो इनसॉल्यूबल थे। लिपिड की सेल मेम्ब्रेन CCl3COOH के कारण सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो गई और फिर सेल का मटेरियल चला गया बाहर। अब कंपोनेंट्स जो थे वो सेपरेट हो गए,
वेसिकल्स ऊपर रह गए और बाकी कंपोनेंट नीचे एसिड सॉल्युबल पूल में चले गए। इनसॉल्युबल होने की वजह से इसको ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में रखा जो रिटेंटेड था। 1000 डेल्टन से वेट कम होने के बावजूद भी ये 1000 से ज़्यादा वाले मतलब कि मैक्रोमोलिक्यूल्स में रखा गया और 1000 से कम वाले को कहते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं तो इनको बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स कहेंगे और इनको बायोमैक्रोमोलिक्यूल कहेंगे। अब ऑर्गेनिक की अपन ने बात कर ली तो अपन इसका कंपोजिशन जानते हैं। कंपोजिशन किस में? सेल्स में, कि एक पर्टिकुलर लिविंग सेल में कितना क्या होता है। तो H2O 70 से 90% होता है, प्रोटीन 10 से 15% होता है, कार्बोहाइड्रेट्स 3% होते हैं, लिपिड्स जो कि एक्सेप्शन था 2% रहता है और न्यूक्लिक एसिड 5 से 7% रहते हैं। इसके अलावा कुछ आयंस रहते हैं वो 1% रहते हैं। अब ये सारे थे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, मॉलिक्यूलर। अपन एलिमेंटल फॉर्म में भी बात कर लेते हैं। इसको अर्थ क्रस्ट से कंपेयर करते हैं। किसको? ऑर्गेनिक एलिमेंट्स को जो हमारी बॉडी में रहते हैं। तो जो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में देखेंगे। इसके अलावा भी हैं पर ये 4 इंपॉर्टेंट हैं। तो अर्थ क्रस्ट में 0.14% रहता है। अर्थ अगर 100% है अर्थ क्रस्ट तो हाइड्रोजन 0.14, कार्बन 0.03, नाइट्रोजन वेरी लिटिल, ऑक्सीजन 46.6% रहता है। वहीं ह्यूमन बॉडी में 100% है ह्यूमन तो उसमें 0.5% हाइड्रोजन रहता है, 18.5% कार्बन, नाइट्रोजन 3.3%, ऑक्सीजन 65%। इससे कंफ्यूज मत होना, नाइट्रोजन ये अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं और जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है, एयर जो अर्थ की है, वो 70 से 78% है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब ऑर्गेनिक देख लिया, इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक का कैसे पता लगाया साइंटिस्ट? एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक। लीफ ली, उसको ड्राई किया, ड्राई करने के बाद उसका वेट किया, ये वेट को कहेंगे ड्राई वेट। ड्राई वेट करने के बाद उसको बर्न कर दिया। अब ड्राई वेट क्यों लिया? ड्राई वेट लेने से क्या हुआ? लीफ में जितना भी पानी था ड्राई करने के बाद वो पानी उड़ गया और बर्न करने के बाद CO2 उड़ गई। तो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन तो चला गया हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल। अब बचा क्या? ऐश, राख बची सिर्फ। तो राख में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो साइंटिस्टों ने पता लगाए वो थे फॉस्फेट्स, सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इसके अलावा भी और सारे होते हैं। अब एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है। हमने बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स की बात की जो थे लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन जो अमीनो एसिड के बनते हैं। लिपिड जो होते हैं वो मेनली फैट्स और ऑयल होते हैं। अब लिपिड मेनली फैटी एसिड और अल्कोहल के बनते हैं। अब फैट्स और ऑयल में क्या डिफरेंस होता है? रूम टेम्परेचर पे फैट्स जो होते हैं वो सॉलिड रहते हैं, जैसे घी हो गया, नारियल का तेल हो गया, और ऑयल्स जो लिक्विड ही रहते हैं, हमारा जो खाने वाला सोयाबीन ऑयल, गिंगली ऑयल, ये इनका मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है ऑयल्स का, इसलिए। अब अल्कोहल में जैसे एग्जांपल के लिए ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड में बहुत सारे रहते हैं। अब इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले भी रहते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले भी। जो सैचुरेटेड होते हैं वो सिंगल बॉन्ड और डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड। तो ये दोनों टाइप के बारे में जानेंगे। अब लिपिड्स में फैट्स ऑयल के अलावा वैक्सेस भी आते हैं, फॉस्फोलिपिड्स भी आते हैं जो अपनी लिपिड बायलेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन, वो फॉस्फोलिपिड की बनती है। तो फॉस्फेट कंटेनिंग लिपिड्स भी देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में हम क्या देखेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? जनरली पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, पॉलीमर होते हैं। किसके बने होते हैं? मोनोसैकेराइड के। बहुत सारे मिल जाए तो पॉलीसैकेराइड बना लेती है। अब इन दोनों के बीच में एक आते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स किसे कहते हैं? 2 से 9 यूनिट तक। मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। इनमें 1 यूनिट ही रहती है, सिंगल यूनिट रहते हैं ये मोनोमर। ओलिगोसैकेराइड में 2 से 9 रहते हैं। 2 होगा तो उसको डाइसैकेराइड कहेंगे, जिसका एग्जाम्पल माल्टोज है। 3 होगा तो ट्राई, 4 तो टेट्रा, ऐसे ही 5 पेंटा, ऐसे 9 तक जाते हैं। फिर वो पॉलीसैकेराइड में आ जाते हैं। पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन जो हमारे ब्लड में रहता है, और स्टार्च रहता है, वो भी एक पॉलीसैकेराइड है। ग्लाइकोजन और स्टार्च के मोनोमर एक ही हैं, इसमें सिर्फ ब्रांचिंग का अंतर होता है। अब ये जो पॉलीसैकेराइड है स्टार्च, इसमें 2 यूनिट रहते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। और जो ग्लाइकोजन है उसमें भी यही 2 रहते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। डिफरेंस कहाँ आता है इसका देखना, इसमें ब्रांचिंग में डिफरेंस आता है। डेंस रहता है ग्लाइकोजन, ब्रांचिंग उसकी ज्यादा रहती है, ज्यादा ब्रांच्ड कह सकते हैं उसको। ऐसे पास पास में उसकी चेन रहती है।
और स्टार्च की ऐसे दूर दूर रहती है। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं वो देखेंगे, डीएनए आरएनए। ये न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड के बने हुए होते हैं। न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजिनियस बेसिस के बने होते हैं। नाइट्रोजिनियस बेसिस दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन नाम छोटा, pyrimidine नाम बड़ा, स्ट्रक्चर छोटा। प्यूरिन नाम छोटा, स्ट्रक्चर बड़ा, ATGCU। नाइट्रोजनस बेसिस के साथ अगर राइबोस शुगर को जोड़ दें तो वो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगी, और नाइट्रोजनस बेसिस शुगर के साथ फॉस्फेट को जोड़ दें तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक सिमिलर चेन में हो तो वो न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे, जैसे डीएनए आरएनए। इसका वाटसन क्रिक मॉडल देखेंगे, पूरा डिटेल में नहीं, बस उसकी मेजरमेंट देख लेंगे थोड़ी बहुत, 3-5 वाला देख लेंगे। फिर प्रोटीन के बारे में देखेंगे। प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है। अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अब अमीनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे तो ये भी जानना होगा कि कौन से एसेंशियल है, कौन से नॉन एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल वो जो बॉडी बना लेती है तो उसकी बाहर से जरूरत नहीं पड़ती, और एसेंशियल वो जो बॉडी नहीं बना पाती, हमको वो फूड से इनटेक करने होते हैं। इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। अमीनो एसिड एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, पोलर, नॉन पोलर। उसके अलावा ज्विटर आयन देखेंगे कैसे बनता है। इसके अलावा प्रोटीन के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को देखेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट की डिटेल में बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक पॉलीमर है, बहुत सारे मोनोमर से बनता है। इसको पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं। पॉलीमर है तो मोनोमर से बनेगा। मोनोमर को मोनोसैकेराइड कहते हैं, जो कि 1 यूनिट रहती है और इसमें मैनी बहुत सारी यूनिट्स रहती हैं उसकी। और इन दोनों के बीच में आता है 2 से 9, जिसको ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। 2 से 9 यूनिट तक की जो होती हैं सैकेराइड्स, 2 ही तो डाई, 3 तो ट्राई, ऐसे करके। अब मोनोसैकेराइड्स देखते हैं, उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें सिंगल यूनिट हो। इसके एग्जाम्पल ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज एक्सेट्रा। फिशर वाला फॉर्मूला देख लेते हैं ग्लूकोज का। 6 कार्बन, ऊपर CHO, नीचे CH2OH, राइट में OH, लेफ्ट में OH, राइट में OH, फिर से राइट में OH। तो ये जो बना है और बची हुई पोजीशन पे H, ये जो बना है ये D ग्लूकोज है। ऐसे ही L ग्लूकोज बना लेते हैं, CHO 1 2 3 4 बीच के, और आखिरी में CH2OH। अब ये मिरर इमेज बनेगा, ये OH अपोजिट साइड, ये OH फिर अपोजिट, ये वाले भी OH अपोजिट साइड। L ग्लूकोज मिरर इमेज है उसकी, आइसोमर्स हैं दोनों। ये रहा L ग्लूकोज, बीच में मिरर रख दो। अब D ग्लूकोज, L ग्लूकोज के अलावा भी C6H12 के फॉर्मूला वाले होते हैं। ये राइट में OH, लेफ्ट में OH, लेफ्ट में OH और राइट में OH, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट। ये D गैलेक्टोज है, इसका भी फॉर्मूला C6H12O6 है, पर स्ट्रक्चर वाला ये ऐसा आएगा। इसके अलावा एक और देख लेते हैं, ये भी C6H12O6 है। ये लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट। ये D मैनोज है। ये D मैनोज और D ग्लूकोज को जब हम देखते हैं तो जो सेकंड कार्बन है, ये वाला सेकंड कार्बन जो है, ये बस यहीं पे डिफरेंस है, बाकी सब सेम ही है। इसके नीचे स्ट्रक्चर देख लो, सेम है। तो ये सेकंड कार्बन पे ये सिर्फ डिफर कर रहे हैं, कौन से? D ग्लूकोज और D मैनोज। तो ये C2 चेंज है इसमें, तो ये C2 एपिमर कहलाएंगे, जो सिर्फ एक कार्बन पे चेंज हो। तो हम कह सकते हैं कि मैनोज इज C2 एपिमर ऑफ ग्लूकोज, D ग्लूकोज। यहाँ पे भी D मैनोज इज C2 एपिमर ऑफ D ग्लूकोज। ये तो हो गया एपिमर। एपिमर होता है डिफरेंट एट 1 कार्बन, बाकी सब सेम। एपिमर हो गए। ऐसे ही होते हैं एनोमर, वो भी एक ही कार्बन पे डिफरेंट होते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज हो गया और बीटा डी ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज हैं पर अल्फा और बीटा कह रहे हैं, पर ये एनोमर होते हैं एनोमेरिक कार्बन पे। अब एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, पहले अपन वो बना लेते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज बाद में करेंगे। पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने से पहले अपन को ओपन स्ट्रक्चर बनाना है, फिशर वाला। ये फिशर स्ट्रक्चर बना लिया, 3 4 5 6, ये है डी ग्लूकोज। यहाँ से ये जुड़ता है पहला से 5वां, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। अब कैसे बनता है देखते हैं। ये पहला वाला लिखते हैं, ये CHO को अपन खोल के लिख रहे हैं, डबल बॉन्ड O, और ये H यहाँ लिख दिया। अब छठा वाला लिखते हैं CH2OH। अब ये नीचे 5वां वाला लिखते हैं C, इससे OH जा रहा है, OH को ले जाओ उधर, O और ये H। चौथा वाला लिखते हैं ये C, फिर तीसरा लिखते हैं, फिर दूसरा। ये छठा, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। अभी रिंग नहीं बनी, अब रिंग बनाते हैं। ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
H का बॉन्ड टूटा, यहाँ पे आया H प्लस फ्री हो गया, ये H निकल जाता है यहाँ से, और ये जो नेगेटिव चार्ज आया बॉन्ड टूट के यहाँ पे फिर बॉन्ड बनता है। देखते हैं कैसे बनता है। O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाएगा, और ये H प्लस निकाल दिया। अब H ये वाला H यहाँ आएगा। कैसे आएगा देखें, ये जब बॉन्ड बना तो कार्बन के कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, वो पॉसिबल नहीं, तो ये टूट जाता है, ये टूट के ऊपर जाता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है और वो H प्लस इधर आ जाता है, तो यहाँ OH हो गया और हमारी रिंग बन जाती है। कैसे बनी, ये CH2OH, ये CO, इधर C और ये C, ये पूरी रिंग बन गई। ये हमारी 6 मेंबर्ड रिंग बन गई, इसको पायरेनोज रिंग कहते हैं। ये OH बना है, इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, ये ऊपर भी हो सकता है नीचे भी साइड हो सकता है। पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 6 5 4 3 2 और ये 1। 5वीं पोजीशन की वजह से तो रिंग बनी। चौथी पोजीशन के राइट साइड में OH है, तो चौथा कार्बन के नीचे डाउन में आएगा OH, जो राइट में था वो डाउन में जाता है। वैसे ही थर्ड कार्बन पे लेफ्ट में था तो वो ऊपर आएगा अप, सेकंड कार्बन पे राइट में था तो वो हो जाएगा डाउन में। तो ये जो बना इसको बोलते हैं डी ग्लूकोज, या सही बोले तो डी ग्लूको पायरेनोज को, कि ये जो रिंग स्ट्रक्चर है उसको पायरेनोज रिंग कहते हैं। तो डी ग्लूकोपायरेनोज, अल्फा भी हो सकता है और बीटा भी हो सकता है, तो वो फर्स्ट वाले कार्बन पर डिपेंड करता है, ये वाले। C1 कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहेंगे यहाँ। क्यों एनोमेरिक कार्बन कहते हैं? एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, वो कार्बन जो ओपन चेन में, जो फिशर फॉर्मूला में कार्बोनिल ग्रुप हो, वो कार्बन जो रिंग में आ जाए उसको एनोमेरिक कार्बन कहेंगे। ये वाला फर्स्ट CHO है, ये कार्बोनिल ग्रुप वाला, तो ये C फर्स्ट कार्बन है, तो ये इसको कहेंगे एनोमेरिक कार्बन। अब इस पे जो OH की पोजीशन है उससे अल्फा और बीटा डिसाइड होता है। ये नीचे डाउन साइड हो तो ये अल्फा होगा, और अप साइड हो तो ये बीटा होगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है डी ड्यूड, ड्यूड बोलते हैं ना अपन। ये डाउन डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन। बीटा के लिए यू ड्यूड, अप डाउन अप डाउन, अप डाउन अप डाउन। तो ये अल्फा बीटा थे। एनोमेरिक कार्बन देख लिया, एपिमर देख लिया, ये अल्फा बीटा एनोमर्स हो गए। एनोमर्स देख लिए, ग्लूकोज देख लिया, मोनोसैकेराइड्स देख लिए हमने। अब ओलिगोसैकेराइड के 1-2 एग्जांपल देखते हैं। मोनोसैकेराइड हो गया। अब माल्टोज जो है वो है ओलिगोसैकेराइड। ये अल्फा डी ग्लूकोज या कहें ग्लूकोपायरेनोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज से, मतलब 2 ग्लूकोज से बनी हुई होती है अल्फा वाले। अब ये 2 यूनिट है तो इसको डाइसैकेराइड कहेंगे। डाइसैकेराइड किसमें, ओलिगोसैकेराइड्स में आते हैं। अब 2 यूनिट है तो वो कैसे कहीं जुड़ेगी, बॉन्ड बनेगा वहां पे। ये यहाँ से H2 निकलता है और यहाँ बॉन्ड बन जाता है ये O। इस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, पहले पे और चौथे पे। तो इसको कहेंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या बॉन्ड। अब सुक्रोज का देखते हैं। सुक्रोज भी क्या है, डाइसैकेराइड है। इसके होते हैं मोनोमर्स अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज और बीटा डी फ्यूरेनोज। पायरेनोज 6 मेंबर्ड वाली रिंग, फ्यूरेनोज 5 मेंबर्ड वाली रिंग, हम उसको फ्रक्टोज भी कहते हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज और बीटा डी फ्यूरेनोज, ये हो गई सुक्रोज। इसके बीच में अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। ये अल्फा 1 है, मतलब ये अल्फा ग्लूकोज वाला अल्फा है, और 2 जो है वो बीटा फ्रक्टोज का है। एक ट्राइसैकेराइड का भी एग्जाम्पल देखते हैं। रफिनोज जो होती है ये कुछ नहीं होती है, सुक्रोज में बस एक और यूनिट आ जाती है। सुक्रोज 2 यूनिट वाली होती है डाई, और ये एक और आ जाती है तो ट्राई बन जाती है। सुक्रोज की 2 यूनिट कौन सी, अल्फा डी ग्लूको और बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज प्लस साथ में आता है बीटा डी गैलेक्टोज। तो ये जो है ये ट्राइसैकेराइड हो गई। अब पॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं। पॉलीसैकेराइड्स में कौन से आते हैं, स्टार्च आता है, ग्लाइकोजन आता है। स्टार्च क्या प्लांट में स्टोर रहता है फूड के फॉर्म में, और ग्लाइकोजन एनिमल में रहता है। हमारी जो बॉडी है ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है स्टोर करने के लिए, किसमें, ग्लाइकोजन में। स्टार्च की जो मोनोमरिक यूनिट होती है अल्फा डी ग्लूकोज, और अल्फा डी ग्लूकोज रहती है बहुत सारे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, और ग्लाइकोजन की भी यही रहती है, मैंने जैसे शुरुआत में बताएगा। तो बस ब्रांचिंग का डिफरेंस होता है इनमें। पहला आता है इसमें स्टार्च में अमाइलोज रहता है, जो चेन रहती है, सिंगल चेन रहती है, स्ट्रेट चेन। दूसरा आता है अमाइलोपेक्टिन, जिसमें ब्रांचिंग होती है। सिंगल चेन के अलावा बीच बीच में ब्रांच निकली रहती है, कैसे ऐसे ऊपर चल जाएगा, ये ऐसे ऊपर जाके ऐसे। तो ये अमाइलोपेक्टिन हो गया। तो ये में अल्फा डी ग्लूकोज है, डाउन डाउन अप डाउन, CH2OH।
अब यहाँ पे ओ जोड़ दो, ये लिंकेज हो गई। यहाँ पे भी ऐसे ही, ऐसे लंबी चेन जाती है। इसको अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहेंगे। ये अमाइलोज है। अब अमाइलोपेक्टिन क्या आ जाता है, नीचे की तरफ ब्रांचिंग हो जाए, ये डाउन डाउन अप डाउन, और ये ऊपर CH2OH वाली पोजीशन से जुड़ता है। ये यहाँ पे कौन से के बीच में, पहले और छठे कार्बन के बीच में लिंकेज होती है, तो इसको अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं, या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये होता है अमाइलोपेक्टिन, जिसमें ब्रांचिंग आ जाती है। स्टार्च और ग्लाइकोजन में सिर्फ ब्रांचिंग का अंतर है। स्टार्च में ब्रांचिंग दूर दूर रहती है 20 यूनिट के बाद अमाइलोपेक्टिन वाली चेन में, और ग्लाइकोजन में 10 यूनिट के बाद ब्रांचिंग रहती है। अब जो सेल्यूलोज रहता है प्लांट से निकलता है, पल्प में रहता है, उसके पेपर वगैरह बनते हैं, ये बीटा डी ग्लूकोज मोनोमर से बनता है। बीटा डी मतलब यूड्यूड, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे भी अप डाउन और CH2OH। यहाँ पे आएगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कैसे बनेगा, ये यहाँ से ऐसे टेढ़े में जाएगा, डायगोनल। पहले वो सीधे जा रहा था नीचे नीचे, अभी ऊपर नीचे, तो ये सेल्यूलोज भी हो गया। स्टार्च में जो अमाइलोज है और अमाइलोपेक्टिन है, वैसे ब्रांचिंग वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे उसमें ब्रांच रहती है। जो आयोडीन है इस ब्रांच में अटक जाता है। अटक जाने की वजह से क्या होता है, जो आयोडीन का येलो कलर है वो स्टार्च के साथ मिलकर ब्लू कलर दे देता है, जबकि सेल्यूलोज नहीं दे पाता है। तो ये एक टेस्ट है स्टार्च का पता लगाने के लिए। इसके अलावा काइटिन भी एक पॉलीसेकेराइड है जो एक्सोस्केलेटन में मिलती है, किसके, आर्थ्रोपोड्स के। इसके अलावा इन्यूलिन भी पॉलीसेकेराइड है, इसमें मोनोमर यूनिट है फ्रक्टोज का ये पॉलीमर है। फ्रक्टोज में कौन सी लिंकेज रहती है, इसमें बीटा 2,1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड रहता है इसमें, या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, पर ये रहता है फ्रक्टोज का। ये फ्रक्टोज है 5 वाली, ये CH2OH 1, इसका अपन थोड़ा सा ही देख लेते हैं बस, लिंकेज वाला 2, 3, 4, 5, और ऐसे एक और यूनिट आएगी 1, 2, 3, 4, 5, ये बीटा फ्रक्टोज है दोनों। इसमें ये पहला वाला और ये दूसरा वाला बॉन्ड बनाते हैं, तो ये होगी बीटा 2 और 1, बीटा 2,1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या लिंकेज यहाँ पे होती है इन्यूलिन में। अब एक लाइन कहेगी ये कि ग्लाइकोजन का राइट एंड जो होता है वो रिड्यूसिंग होता है, और लेफ्ट एंड जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है। ये बस एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं। तो इसको क्यों रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग कहते हैं, इसका थोड़ा देख लेते हैं। ये जरूरी नहीं है, बस इतना याद रखना जरूरी, राइट वाला रिड्यूसिंग, लेफ्ट वाला नॉन रिड्यूसिंग। इसमें 1,4 बॉन्ड रहता है अल्फा, इसको बनाते हैं पूरा। तो ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है, अल्फा 1,4 बॉन्ड है। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। राइट वाली बोली रिड्यूसिंग होती है, लेफ्ट वाली नॉन रिड्यूसिंग। ऐसा क्यों? जो एनोमेरिक कार्बन है, अब अपन एनोमेरिक कार्बन को देखेंगे लेफ्ट और राइट दोनों एंड पे, तो अपन को थोड़ा इसके आसपास का एनवायरनमेंट देखना है कि ये जो एनोमेरिक कार्बन है कहाँ मौजूद है। वैसे ही राइट वाले का भी देखते हैं, ये राइट वाला, ये यहाँ तक अपन को देखना है। दोनों कार्बन को देखा तो यहाँ पे ये COR आ रहा है, ये O और ये R ग्रुप, और इसकी लेफ्ट साइड में O आ रहा है और ये R ग्रुप लिख सकते हैं अभी, और नीचे ये दो अलग से, ये लेफ्ट साइड में ये बन रहा है और राइट में एक साइड आ रहा है OH और लेफ्ट में आ रहा है OR। बस ये चीज ध्यान में रखो। OH वाले को कहते हैं हेमी एसिटल ग्रुप, और जो OR वाला है दोनों साइड का उसको कहते हैं एसिटल ग्रुप। ये होता है नॉन रिड्यूसिंग, और हेमी एसिटल होता है रिड्यूसिंग। इतना भी अपन जान लेंगे तो ये काफी है। तो जो ये हेमी एसिटल वाला ग्रुप होता है OH वाला, OR और ये OH, तो इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड टूटता है और फिर O पे नेगेटिव आ जाता है, C पे पॉजिटिव रहता है, रिंग ओपनिंग होती है। OH वाला वो है, इसके इलेक्ट्रॉन जाते हैं यहाँ और ये H निकल जाता है बाहर, ये बॉन्ड टूट के, तो ओपनिंग रिंग हो जाती है, यहाँ पे रिंग ओपन हो जाती है, C डबल बॉन्ड O कीटो में बदल जाता है ये हेमी एसिटल वाला। यहाँ पे ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम किया, लेकिन यहाँ पे जो एसिटल वाले पे हैं दोनों साइड OR रहते हैं, ये बॉन्ड टूटता है, C पे पॉजिटिव आता है, ये इलेक्ट्रॉन इस पे आते हैं, पर ये R निकल नहीं पाता है। क्यों नहीं निकल पाता है? ये बहुत बड़ी रिंग से जुड़ा है, अपन देखते हैं। ये यहाँ पे अपन लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, ये पूरा R है, ये निकल नहीं पाता है, रिंग ओपन नहीं हो पाती है, चेन में है ना वो। अब लिपिड्स की बात करते हैं। लिपिड्स क्या होते हैं? फैटी, वैक्सी, ऑयली कंपाउंड्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन का भी पार्ट होते हैं। उस केस में हम उसको फॉस्फोलिपिड कहते हैं। वो एसेंशियल कंपोनेंट रहते हैं सेल मेम्ब्रेन के। इसके अलावा ये इनसॉल्युबल रहते हैं वाटर में,
ये वाटर में इंसॉल्युबल क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें हाइड्रोफोबिक मोइटी रहती है, ऐसा रहता है ना, हेड और टेल, आगे देखेंगे अपन। ये सेल मेम्ब्रेन इसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड कहते हैं, फॉस्फोलिपिड बायलेयर। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल रहते हैं। लिपिड्स होते हैं जैसा कि पहले भी बताया था, फैट्स और ऑयल होते हैं। फैट्स और ऑयल में क्या डिफरेंस है? फैट्स सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, घी है अपना, कोकोनट ऑयल है। ऑयल्स जो होते हैं वो लिक्विड ही रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, सोयाबीन ऑयल, जिंगली ऑयल, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी। फैट्स और ऑयल के अलावा कोलेस्ट्रॉल रहता है जिसका पार्ट कुछ प्रोटीन रहता है और लिपिड रहता है। इसके अलावा हार्मोन्स भी रहते हैं जैसे कि स्टेरॉइड्स हो गए, वो भी लिपिड्स रहते हैं उसमें। लिपिड बेसिकली फैटी एसिड और अल्कोहल के होते हैं। ग्लिसरॉल जो है वो अल्कोहल है, इसमें CH2OH, 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 इसको ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कहते हैं। ये तो हो गया अल्कोहल। फैटी एसिड में कोई सा भी फैटी एसिड ले लो, RC+OH, ये R वेरिएबल रहती, कितनी भी हो सकती है, एनी नंबर, बाकी COH रहता है। अब ये सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं इसमें, वो अपन फैटी एसिड की क्लासिफिकेशन देखेंगे आगे। तो ये दोनों मिलके बनाते हैं क्या? ये यहाँ से H2 निकल जाएगा, ये यहाँ पे बॉन्ड बना, ये RCOOR है, ये एक ईस्टर है, ये ईस्टर बॉन्ड है और ईस्टर बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को जिससे बनता है ईस्टर बना, तो इसको स्टीरिफिकेशन कहेंगे। अब यहाँ पे एक पे फैटी एसिड अटैच हुआ तो इसको मोनोग्लिसराइड कहेंगे, ये जो बनी है उसको ग्लिसराइड कहते हैं। एक पे हुआ तो मोनोग्लिसराइड। अब यहाँ पे दो लेते अपन फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ से भी OH2 निकल जाता, तब इसको हम कहेंगे डाइग्लिसराइड। और तीन लेते तो यहाँ से डाई की जगह यहाँ पे भी एक और जुड़ गया, 1 2 3, तब इसको कहेंगे ट्राइग्लिसराइड। तो ये लिपिड बना किससे? फैटी एसिड और अल्कोहल से। तो हम कह सकते हैं ट्राइग्लिसराइड, मोनो, डाइग्लिसराइड, ये फैटी एसिड और अल्कोहल से बनी है और इसको हम लिपिड कहते हैं। और ये थी हमारी ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन। अब फैटी एसिड आ रहा है तो इसके बारे में भी जानते हैं। फैटी एसिड कितने प्रकार के होते हैं? फैटी एसिड्स होते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड वाले। सैचुरेटेड में आता है पाल्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, CH3, CH2, 14, C+OH। अब इसमें 14, 15, 16 कार्बन रहते हैं, ये ऑलिव ऑयल में मिलता है। और CH3, CH2, 16, C+OH, इसमें 16, 17, 18 कार्बन रहते हैं। ये कोकोआ बटर में मिलता है। ये पाल्मेटिक है और ये स्टेरिक है। अब अनसैचुरेटेड में भी दो कैटेगरी होती है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पूफा। इसमें एक ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा और इसमें एक से ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। मूफा के एग्जाम्पल हैं ऑलिक एसिड, गैडोलिक एसिड। ऑलिक और गैडोलिक एसिड ये मूफा के एग्जाम्पल हैं। ऑलिक ऑलिव ऑयल में मिलता है, एक गैडोलिक एसिड फिश ऑयल में मिलता है। इसमें 18 कार्बन रहते हैं, इसमें 20। ऑलिक एसिड में रहते हैं 18 कार्बन। ये अपन मूफा की बात कर रहे हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, CH3, CH2, 7, CH डबल बॉन्ड CH, CH2, 7, फिर C डबल बॉन्ड OOH। अब नंबरिंग करते हैं, 1 और ये 7, 8 हो गया, 9, 10, 9 और 10 के बीच में डबल बॉन्ड, 10 और 7, 17 और ये 18। तो ये 18 कार्बन वाला ओलिक एसिड हो गया जो कि एक मूफा है। अब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो रहते हैं पूफा, उसमें कुछ एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं जो बॉडी नहीं बनाती, तो हमको फूड से लेने पड़ते हैं। तो उसमें आते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ऐसे भी लिख सकते हैं। सिर्फ एसेंशियल फैटी एसिड याद रख सकते हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6 याद नहीं भी रहे तो भी चलेगा। ये सिर्फ क्लासिफाई करने के लिए मैं बता रहा हूँ। ओमेगा 3 में आता है अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ये 18 कार्बन का रहता है। और डोकोसाहेक्सेनोइक एसिड आता है जो 22 कार्बन का रहता है, इसको DHA भी कहते हैं। ओमेगा 6 में आते हैं लिनोलीक एसिड, ऊपर लिनोलेनिक था, नीचे लिनोलीक एसिड है, ये भी 18 कार्बन का रहता है। और एराकिडोनिक एसिड है, ये 20 कार्बन का रहता है। ये चारों एसेंशियल फैटी एसिड हैं। ये एनिमल टिश्यू में मिलता है, ये ब्रेन टिश्यू में मिलता है, ये कॉर्न ऑयल में मिलता है और ये फिश ऑयल से मिलता है। इनके भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लिनोलीक का स्ट्रक्चर देखते हैं, ये 18 कार्बन वाला रहता है। CH3, CH2, 4,
CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड OH, CH2 रहते हैं 7। नंबरिंग करते हैं, पहला और 7 8, 9 और 10 के बीच में डबल बॉन्ड, 11 12 और 13 के बीच में डबल बॉन्ड, फिर 13 और 4 17 और 18। तो ये 18 कार्बन वाला लिनोलिक एसिड हो गया। अब अल्फा लिनोलिक एसिड में भी 18 कार्बन रहते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 7 और COOH। नंबरिंग करते हैं, 1 और 7 8, 9 और 10 के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी ऐसा ही। 11 फिर 12 और 13 के बीच में डबल बॉन्ड, ऊपर भी ऐसा ही था। 12 और 13 के बीच में डबल बॉन्ड था। फिर 14 15 16 के बीच में यहाँ नया डबल बॉन्ड आ जाता है। बाकी सब सेम है। 15 और 16 के बीच में एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड आ जाता है। तो लिनोलिक और लिनोलिनिक में ये डिफरेंस था। और फिर 17 और 18, तो ये दोनों 18 कार्बन के रहते हैं। अब हम जब वैक्सेस की बात करते हैं तो वैक्सेस भी लिपिड का ही पार्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे बी वैक्स जो होता है, बी वैक्स भी बनता है अल्कोहल और फैटी एसिड से। कौन सा अल्कोहल कौन सा फैटी एसिड? CH3 CH2 14, ये 4 है। C डबल बॉन्ड OOH, ये है पाल्मिटिक एसिड जो हमने पहले भी देखा था, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। और ये CH3 CH2 28 CH2OH, ये अल्कोहल है। 30 कार्बन वाला अल्कोहल है। इसको ट्राइकॉन्टेनॉल बोलते हैं या फिर मेलिसिल अल्कोहल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? CH3 CH2 14 C डबल बॉन्ड OO, फिर यहाँ पे CH2 CH2 28, फिर CH3। इसको कहते हैं ट्राइकॉन्टेनाइल पाल्मिटेट। ट्राइकॉन्टेनाइल पाल्मिटेट ये बी वैक्स का कंपोनेंट है। इसके अलावा जो क्यूटिकल होता है प्लांट्स में और सुबेरिन होता है, वो मिलके बनाते हैं एपिक्यूटिकुलर वैक्स। फॉस्फोलिपिड्स में क्या आता है? फॉस्फेट ग्रुप रहता है। सेल मेम्ब्रेन हमारी फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे लिसिथिन कंपोनेंट रहता है। ये हमारी बायलिपिड लेयर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। इस बायलिपिड लेयर में जो ये टेल होती है ये हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर रिपेलेंट, और जो हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये वाटर लविंग रहता है, ये पोलर रहता है। अब लिसिथिन का ये स्ट्रक्चर देखते हैं। R2C डबल बॉन्ड OCH, फिर CH2O C डबल बॉन्ड OR, ये R1, फिर CH2OP डबल बॉन्ड OH, ये फॉस्फेट ग्रुप आ गया यहाँ पे। CH2 नाइट्रोजन पे रहता है N, और उस पर 3 मिथाइल ग्रुप। ये हमारा लिसिथिन है। R1COR, ये ईस्टर ग्रुप है। फिर ये R2COR, ये भी ईस्टर ग्रुप है। और ये वाला फॉस्फेट ग्रुप है। ये दोनों फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गया। 2 हैं इसलिए डाइस्टर, नहीं तो फॉस्फोइस्टर बॉन्ड कहते हैं। ये 1 और ये 2 हैं इसलिए ये स्ट्रक्चर है लिसिथिन का। कोलेस्ट्रॉल जो रहता है वो भी लिपिड होता है। कम हो तो अच्छा है। क्यों अच्छा है? इसके फंक्शन है कुछ। ज्यादा हो तो गम देता है। गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना। ये वैक्सी सब्सटेंस रहता है, फैट्स का बना रहता है जनरली। अब ये हार्मोन, विटामिन डी, फूड डाइजेशन के काम में आता है कोलेस्ट्रॉल। तो ये अच्छा है कम हो तो। ज्यादा हो तो क्यों गम है? ये यहाँ जम जाता है ब्लड वेसल्स में, ब्लड के फ्लो को रोकता है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें 4 यूनिट रहती है। ये 6 मेंबर्ड, एक और 6 मेंबर्ड, एक और 6 मेंबर्ड, और एक ये 5 मेंबर्ड। तो ये 4 यूनिट रहती है। ABCD, ABC 6 मेंबर रिंग और D 5 मेंबर रिंग। यहाँ पे OH रहता है A के, AB के बीच में CH3, CD के बीच में CH3, B वाली रिंग में डबल बॉन्ड रहता है, और D पे चेन रहती है। 1 2 3 4 5 6 और 2 CH3 7 8। ये हो गया कोलेस्ट्रॉल। अब लिपिड्स कुछ हार्मोन के रूप में भी रहते हैं। बात करें तो स्टेरॉइड्स, ये हार्मोन होते हैं, ये लिपिड भी होते हैं। तो क्या इनमें स्ट्रक्चर सिमिलैरिटीज रहती है? किससे? कोलेस्ट्रॉल से। किसकी? स्टेरॉइड्स की। एग्जाम्पल के तौर पे अपन लेते हैं कि स्टेरॉइड हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। ये स्ट्रक्चर सिमिलर है इसका, ABCD। कोलेस्ट्रॉल से मिल रहा है इसका स्ट्रक्चर। ये CD के बीच में CH3, AB के बीच में CH3। अब यहाँ पे A पे डबल बॉन्ड आता है और OH की जगह डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे D पे चेन की जगह OH आ जाता है। तो ये लगभग सिमिलर है कोलेस्ट्रॉल से। ये हो गया हमारा टेस्टोस्टेरोन। हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। अब हमने कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स देख लिया। न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो DNA RNA आता है।
डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या रहता है? नाइट्रोजनस बेस रहता है, न्यूक्लियोसाइड रहता है, वो नाइट्रोजन बेस के साथ राइबोस शुगर जोड़ दो, और न्यूक्लियोटाइड रहते हैं, वो नाइट्रोजनस बेसिस के साथ राइबोस शुगर, ये तो हो गया न्यूक्लियोसाइड, प्लस साथ में जोड़ दो फॉस्फेट, ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। अब नाइट्रोजनस बेसिस दो टाइप के होते हैं, पहला प्यूरिन होता है, नाम छोटा स्ट्रक्चर बड़ा, और दूसरा होता है पिरिमिडीन, नाम बड़ा और दर्शन छोटे। प्यूरिन्स में आते हैं एडेनिन और ग्वानिन, पिरिमिडीन्स में आते हैं थायमीन, यूरेसिल और साइटोसिन। इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। जो प्यूरिन्स होते हैं, अब ये है एडेनिन जिसमें NH2 रहता है बड़ी रिंग में, और ये ग्वानिन है जिसमें डबल बॉन्ड हो और NH2 रहता है बड़ी रिंग में, मतलब 6 मेंबर रिंग में। अब पिरिमिडीन्स की बात करते हैं, ये थायमीन है, थायमीन में CH3 रहता है, ये यूरेसिल है, उसमें CH3 नहीं रहता है, बाकी सब थायमीन जैसा ही है, तभी इसमें सिमिलैरिटीज है। थायमीन जो डीएनए में यूज होता है उसकी जगह यूरेसिल आरएनए में यूज होता है, और ये बीच वाला साइटोसिन है। अब नाइट्रोजनस बेसिस से राइबोस जोड़ दो, या यूं कहूँ राइबोस से नाइट्रोजनस बेसिस जोड़ दो, तो ये राइबोस शुगर है, 5 वाली पेंटोस शुगर कहते हैं इसको। यहाँ पे CH2OH, ये H नीचे OH, H और नीचे OH, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 5 पेंटोस शुगर। ये हो सेकंड पोजीशन पे तो राइबोस है, नहीं हो तो डीऑक्सी राइबोस। अब फर्स्ट पोजीशन पे आता है नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन ले रहे हैं इसमें, तो ये पूरा कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड, और एडेनिन का नाम बदल के हो जाएगा एडिनोसिन। अब ये OH वाला है तो इसको राइबो न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, OH नहीं रहेगा मतलब वो नहीं रहेगा तो डीऑक्सी राइबो। अब इसी में फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दो तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। फॉस्फेट ग्रुप 2 पोजीशन पे जुड़ता है, एक तो 5th वाली 5' जो डीएनए में आएगा, और एक 3rd वाली 3'। ये 5' तो इसकी एंड 3' होती है, वो देखेंगे हम। तो ये 5' पे कैसे जुड़ता है, ये O P डबल बॉन्ड OH और ये OH, ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है 5th पोजीशन पे। ऐसे ही 3rd पे भी जुड़ता है, ये फॉस्फोइस्टर बॉन्ड है। 3rd पे कैसे जुड़ता है देखते हैं, ये O P डबल बॉन्ड OH, और ये एक और O जुड़ता है 5th वाले कार्बन से, किसके? दूसरी राइबोस शुगर के। ये यहाँ पे दूसरी राइबोस शुगर है, और यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस लगा। ये लास्ट वाली तो इसका 3 एंड फ्री होगा, और ऊपर 5 एंड, तो ये 5 हो गया, और सबसे नीचे वाला 3। ऐसे ही 3 से चालू हुआ तो 5 से खत्म होगा। अपन ने न्यूक्लियोसाइड में एडेनिन को एडिनोसिन किया था, ये था न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड में इसका नाम हो जाएगा एडिनाइलिक एसिड, या कहें राइबोन्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाएं, जैसे डीएनए में होते हैं, तो वो न्यूक्लिक एसिड बनता है। वॉटसन क्रिक वाला मॉडल देख लेते हैं डीएनए का। इसमें बेसिकली अपन मेजरमेंट देखेंगे उसकी, और 3-5' बॉन्ड कैसे जुड़ा है। ये डबल स्ट्रैंडेड है, ये A डबल बॉन्ड T, G ट्रिपल बॉन्ड C, A डबल बॉन्ड T, ऐसे करके यहाँ पे बेस पेयर्स रहते हैं। ये A डबल बॉन्ड T, G ट्रिपल बॉन्ड C। तो ये जो एक लूप है ये ऐसा जा रहा है, ये लूप की जो लेंथ होती है, या यहाँ पे ये कह सकते हैं, ये होती है 3.4 नैनोमीटर। 3.4 नैनोमीटर की रहती है, 3.4 इंटू 10⁻⁹ मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 34 इंटू 10⁻⁻10 मीटर भी लिख सकते हैं, जिसको एंगस्ट्रॉम कहते हैं। 34 एंगस्ट्रॉम की हो गई है। अब ये जो लेंथ होती है ये 2 नैनोमीटर की होती है, या फिर 20 एंगस्ट्रॉम की होती है, और दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे शुगर ऐसे जुड़ी होती है, ये फर्स्ट पोजीशन पे उसके बेस जुड़ा है, ये 5th पे फॉस्फेट ग्रुप, और 3rd पे भी फॉस्फेट ग्रुप, और फिर शुगर, और ये फिर शुगर से बेस, और फिर फॉस्फेट ग्रुप। तो ये शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन कहते हैं इसको। तो ऐसे करके ये 5 वाला ऊपर रहता है, तो ऐसे नीचे जाते हुए फिर ये यहाँ पे भी राइबो शुगर होगी, ये 3 एंड होगा फ्री। ऐसे ही 3 ऊपर होगा तो 5 नीचे होगा फ्री। अब प्रोटीन्स की बात करते हैं। प्रोटीन होते हैं पॉलीमर्स, किसके? अमीनो एसिड के। अमीनो एसिड क्या है? मोनोमर है। पॉलीमर है तो इसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। 2 अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बना होता है वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है, या पॉलीपेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। तो इसकी अमीनो एसिड की पूरी चेन होती है, तो इसलिए इसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। अब प्रोटीन्स होते हैं, एंटीबॉडी भी होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स के बारे में अपन को देखना है। मैसेंजर प्रोटीन भी होते हैं, इसमें ग्रोथ हार्मोन होते हैं जो मैसेंजर प्रोटीन में आते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल पार्ट भी होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, एक्टिन, मायोसिन,
ये मसल की में आते हैं, ये भी प्रोटीन्स हैं। अब अमीनो एसिड के बने होते हैं प्रोटीन्स, तो अपन को अब अमीनो एसिड के बारे में जानना है। अब पहले अपन है ना पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की बात कर लेते हैं, उसके बाद अमीनो एसिड की बात करेंगे। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कह लो या पॉलीपेप्टाइड लिंकेज कह लो, तो इसमें क्या होता है, दो अमीनो एसिड रहते हैं, उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, दो अमीनो एसिड के जो बीच में बनता है। अभी एक अमीनो एसिड है NH2CH ये तो कांस्टेंट और ये R वेरिएबल। ऐसे ही एक और अमीनो एसिड बना लो NH2, यहाँ H अलग अलग लिख रहा हूँ, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, नीचे H और ऊपर R। अब यहाँ पे H2O निकल जाएगा, ये H2O निकल गया और ये C और N के बीच में बॉन्ड बन गया, इसको कहेंगे CN के बीच में ये पेप्टाइड लिंकेज हो गई। इसकी एक तरफ N टर्मिनल होता है लेफ्ट साइड में, C टर्मिनल होता है राइट साइड में। तो ये जब चेन बनती है तो कुछ ऐसे बनती है, नाइट्रोजन कार्बन CN के बीच में बॉन्ड, ये कार्बन बीच वाला है तो ये NCC और ये CN जो है ये इसके बीच में अपनी पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और अपन और आगे एक्सटेंड करते हैं तो ब्लैक वाले कार्बन बीच के हैं और ये CN के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये 3 हो गए, 1 2 3 है, यहाँ पे 3 पेप्टाइड है तो पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। ऐसे पूरी चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन जिसे कहते हैं। ये सिंगल है तो ये पेप्टाइड बॉन्ड है, और पूरी चेन में होगा तो पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाएगा वो। अब अमीनो एसिड में क्या क्या रहता है, एक तो C रहता है, COOH ग्रुप रहता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक NH2 रहता है, R और H। ये COOH NH2 और H कांस्टेंट रहते हैं, ये चेंज नहीं होंगे, सारे अमीनो एसिड में ये रहेंगे। और R जो है ये वेरिएबल रहता है, ये चेंज होता जाएगा। R बराबर कभी CH3 हो सकता है, R बराबर कभी H हो सकता है। अब असेंशियल और नॉन असेंशियल 2 टाइप में होते हैं अमीनो एसिड। असेंशियल वो जो बॉडी नहीं बना पाती, हमको फूड से लेने पड़ते हैं। अब नॉन असेंशियल वो जो बॉडी बना लेती है खुद से, पर कई बार क्या होता है अपन बीमार पड़ जाते हैं, बॉडी नहीं बना पाती है, तब अपन को वो भी फूड से लेने पड़ते हैं या कोई मेडिसिन से लेने पड़ते हैं। तब उस कंडीशन में वो हो जाएंगे कंडीशनल अमीनो एसिड। और वो हमें नहीं देखना, हम तो असेंशियल नॉन असेंशियल पे ही बात करते हैं। टोटल होते हैं अमीनो एसिड 20, वैसे तो 22 होते हैं, 2 और होते हैं, पर वो नॉन स्टैंडर्ड वाले हैं, वो नहीं देखने। 20 होते हैं जिसमें 11 नॉन एसेंशियल और 9 एसेंशियल होते हैं। पहले नॉन एसेंशियल देखते हैं। अब नॉन एसेंशियल में सारे ये वाले आ जाएंगे, एलिनीन, आर्जिनिन, एस्परजिन, एस्पार्टिक एसिड। फिर बी छोड़ के सी वाला भी आ जाता है, सिस्टीन। फिर जी वाले सारे आ जाते हैं, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेरीन और टायरोसिन। ये सारे हो गए नॉन एसेंशियल। अब एसेंशियल में आते हैं हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइल एलेनिन, थ्रेयोनिन, ट्रिप्टोफैन और नौवा अपना वलीन। अब सबके अपने अपने न्यूमोनिक्स होते हैं याद करने के। वैसे तो ये 4 ए हैं इसमें नॉन एसेंशियल में, बी छोड़ दो, फिर एक सी है, फिर 3 आ गए अपने जी। तो इसका न्यूमोनिक है, अजीब लग सकता है थोड़ा, पर याद हो जाएगा। वाला हिस्ट्रिप में थोड़ा फैन होता है, ले लियो, लाई लियो। वाला हिस्ट्रिप में थोड़ा फैन लाई लियो। वाला से वैलिन, हिस्टडीन, फिर आईएस से आइसोल्यूसिन, ट्रिप से ट्रिप्टोफैन, एमी से मेथियोनिन, थोड़ा से थ्रियोनिन, फैन से फिनाइलेनिन, LY से लाइसिन और LU से ल्यूसिन। तो वाला हिस्ट्रिप में थोड़ा फैन लाई लियो। अब इधर ACG है, फिर ये PST, प्रो, S से सर और T से टायर। तो ACG प्रो सर टायर, तो ये इसका न्यूमोनिक है। बाकी आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो 20 अमीनो एसिड हो गए, इसमें असेंशियल नॉन एसेंशियल देख लिया हमने। अब इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, कैसे? एसिडिक होगा, बेसिक होगा, पोलर होगा, पोलर मतलब हाइड्रोफिलिक होगा वो, या नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक। ये क्लासिफिकेशन अलग अलग होती हैं, पर मेनली ये चारों में 20 अमीनो एसिड डिवाइडेड है। उसके अलावा न्यूट्रल भी होती है, अलग अलग तरीके से सब करते हैं, पर ये मेजर 4 हैं। तो सबसे पहले हम एसिडिक अमीनो एसिड देखते हैं। एसिडिक वाले नाम में ही एसिड है, उनके 2 होते हैं, एक ग्लूटामिक एसिड होता है, दूसरा एस्पार्टिक एसिड होता है। कोई सा भी अपन अमीनो एसिड बनाए, ये कॉमन स्ट्रक्चर रहेगा NH2COOH और एक तरफ H। ये तीनों तो कांस्टेंट है, ये R ग्रुप चेंज होता रहेगा। ग्लूटामिक एसिड में क्या होता है? CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे 2 OOH है, बेस वाला एक ही है और एसिड वाले 2 हैं, तो इसलिए ये ग्लूटामिक एसिड एसिडिक। ऐसे ही एस्पार्टिक एसिड में क्या होता है? एक CH2COOH, इसमें सिर्फ CH2 का अंतर है ग्लूटामिक और एस्पार्टिक में।
ये यहाँ पे 2 हैं। बेसिक होते हैं 3, लाइसिन हो गया, ये NH2CCOH और ये H, ये कांस्टेंट। अब इसमें क्या रहता है, 1 CH2, 2 CH2, 3 CH2, फिर CH2 के साथ में NH3 प्लस, ये हो गया लाइसिन। तो 2 यहाँ पे हैं NH ग्रुप और 1 है COH ग्रुप, तो ये हो गया बेसिक। दूसरा आता है हिस्टिडीन, ये NH2OH, फिर यहाँ पे CH2, साथ में फिर ये रिंग जुड़ी रहती है, रिंग में डबल बॉन्ड NH NH, यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है, ये भी बेसिक हो गया। तीसरा आता है आर्जिनिन, ये NH2C डबल बॉन्ड OH और H, ये कांस्टेंट। उसके बाद R ग्रुप को चेंज करके क्या लाए अपन, CH2 CH2 CH2, फिर NC डबल बॉन्ड NH2 पे प्लस, और यहाँ पे आएगा NH2। तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 N ग्रुप हैं, 4 N वाले हैं और 1 COH है, तो ये बेसिक हो गया। अब 20 में से 2 एसिडिक, माइनस करें 18, उसमें से 3 बेसिक, 15 बचे अपने, एसिडिक और बेसिक हो गए जिसमें से। अब एरोमेटिक की बात कर लेते हैं। एरोमेटिक भी 3 रहते हैं, तो 15 में से 3 गए, 12 बचे। अब 12 में 6 होते हैं पोलर और 6 होते हैं नॉन पोलर, तो ये हो गए अपने टोटल 20। 3 एरोमेटिक में कौन से आते हैं, पहला आता है फिनाइल एलेनिन, ये इसमें NH2CCOH और H, ये कांस्टेंट। R की जगह आता है CH2 और उसके ऊपर ये रिंग, तो ये हो गया फिनाइल एलेनिन। फिर दूसरा आता है ट्रिप्टोफैन में वही NH2CCOH H, उसके बाद ऊपर आती है CH2, उसके साइड में आती है रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग नाइट्रोजन की, डबल बॉन्ड और एक ये H, उसके साथ में 6 मेंबर्ड रिंग आती है, ये ट्रिप्टोफैन हो गया। फिर ट्रायोसिन में CH2 के ऊपर रिंग आ जाती है और उसके ऊपर OH, तो ये हो गया एरोमेटिक। अब पोलर और नॉन पोलर देखते हैं। पोलर है, अब H2O भी पोलर होता है, तो ये H2O लविंग होंगे, हाइड्रोफिलिक होंगे। हाइड्रोफिलिक वाले आते हैं जो पोलर है, उसमें 6। इसमें पहला आता है सेरीन, ये C डबल बॉन्ड OH NH2, ये H कांस्टेंट है। अब R की जगह इसमें आता है CH2OH। दूसरा आता है अपना थ्रेओनिन, इसमें आता है CHOH और ऊपर में CH3। तीसरा आता है सिस्टीन, ये सल्फर वाला है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ये NH2CCOH H, ये कांस्टेंट रहता है। और R वाले की जगह आता है CH2SH, तो ये सल्फर कंटेनिंग हो गया। चौथा आता है पोलर्स में ग्लूटामीन, NH2CCOH H कांस्टेंट, उसके बाद R की जगह आता है इसमें CH2 और फिर C डबल बॉन्ड O NH2। एस्पेराजीन आता है 5वां, इसमें CH2 C डबल बॉन्ड O और NH2। ग्लूटामीन और एस्पेराजीन में 1 CH2 का अंतर, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, बाकी सब सेम है। छठा आता है अपना प्रोलीन में नॉर्मल स्ट्रक्चर से थोड़ा अलग स्ट्रक्चर होता है, पर है ये भी अमीनो एसिड, इसमें भी NH ग्रुप और COH ग्रुप आ रहा है। इसको इमिनो एसिड भी बोलते हैं क्योंकि ये साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर में क्लोज हो गया है, ये अपन ने बनाई रिंग, ये COH। अब इसमें कैसे अमीनो एसिड पता करें, यहाँ N है, ये H है, ये NH जोड़ दिया, यहाँ C है, ये COH है, सेम है, यहाँ पे H है नीचे, सब कुछ सेम है। अब R की जगह रिंग आ गई और N के पास जो एक और H होना चाहिए था वो रिंग वाले ने बॉन्ड ले लिया, तो ये रिंग बनने के कारण ये कुछ थोड़ा अलग सा दिखता है प्रोलीन। अब नॉन पोलर वाले की बात कर लेते हैं। नॉन पोलर भी 6 रहते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। पहला इसमें आता है ग्लाइसिन, NH2C डबल बॉन्ड OH H, और R की जगह आता है H, सबसे इजीएस्ट अमीनो एसिड, सबसे सिंपल। फिर उसके बाद आता है एलेनिन, NH2C डबल बॉन्ड OH H, और उसके बाद CH3। फिर आता है वेलिन, इसमें सब इजी वाले हैं थोड़े। अब वेलिन में जो आता है एक NH2CCOH H, ये तो कांस्टेंट, और R की जगह आता है CH3, तो ये प्रोपेन की साइड चेंज हो गई। चौथा ल्यूसिन है, इसमें C डबल बॉन्ड OH NH2 H, ये सारे कांस्टेंट। R की जगह रहता है इसमें CH2 CH3 अब इसमें और ये वेलिन में एक ही अंतर है, यहाँ पे 2 रहते हैं, यहाँ पे 1 रहता है, ये वेलिन है। 5वां आता है आइसोल्यूसिन, इसमें R की जगह आता है CH, फिर CH3, फिर CH2 CH3। अब आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन में एक ही डिफरेंस है, ऊपर मिथाइल है, इसमें एक ही डिफरेंस है, यहाँ मिथाइल है और यहाँ पे इथाइल है C2H5, बाकी सब सेम। छठा आता है मेथियोनिन, ये भी सल्फर वाला है, ये C डबल बॉन्ड OH NH2H CH2 CH2 SCH3, ये था मेथियोनिन।
तो ये अपन ने क्लासिफिकेशन देख ली इसकी, नॉन पोलर, पोलर, एरोमेटिक वगैरह की। अब थोड़े फंक्शंस देख लेते हैं इसके कि ये अमीनो एसिड कहाँ कहाँ काम आते हैं। ये फिनाइल एलेनिन है, ये प्रिकर्सर है इसका, ट्रायोसिन का, डोपामाइन का प्रिकर्सर, मतलब पहले ये बनेगा उसके बाद ये वो करेगा, इनिशिएट करेगा इनको बनने के लिए, इनको काम करने के लिए। और एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का भी ये प्रिकर्सर है। और एक और है मेलेनिन। और फिनाइल एलेनिन की कमी से वो हाइड्रोलेस एक एंजाइम होती है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेस, वो ढंग से बना नहीं पाती है फिनाइल एलेनिन, तो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, फिनाइल केटोनोरिया कहते हैं जिसको, जेनेटिक डिसऑर्डर है। दूसरा वेलिन अपने मसल ग्रोथ में हेल्प करता है। हिस्टिडीन जो है आरबीसी डब्ल्यूबीसी का सिंथेसिस करता है। आइसोल्यूसिन कहाँ काम आता है, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में आइसोल्यूसिन का रोल होता है। और पेनक्रियास जो स्टिमुलेट करता है आइसोल्यूसिन पेनक्रियास को कि भैया जा इंसुलिन बना। एक और आता है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड न्यूरोट्रांसमीटर रहता है, ब्रेन फंक्शनिंग में हेल्प करता है। अब ज्विटर आयन कैसे बनता है वो देखते हैं। ये NH2 है, C डबल बॉन्ड H है और ऊपर R है, ये अमीनो एसिड है नॉर्मल। अब जब pH बढ़ता है तो क्या होता है, बेसिक एटमॉस्फेयर हो जाता है। बेसिक एटमॉस्फेयर में OH माइनस ज्यादा रहते हैं, तो OH ही इसको H को लेके H2 बना लेते हैं। तो अपने पास क्या बचता है फिर, ये H प्लस निकल जाता है, ये NH2CO माइनस R और ये H, तो pH ज्यादा होने की वजह से ये एनायन बन जाता है। ये एनायन बन गया। अब एक H तो रहता नहीं, ये एक और H प्लस रहता है, ये NH2 ले लेता है और फिर NH3 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और R C डबल बॉन्ड O माइनस और ये H। तो अपने पास ये स्टेज आती है जिसमें एक पॉजिटिव रहता है और एक नेगेटिव रहता है। ये एम्फोटेरिक है, मतलब न्यूट्रल हो जाता है एक तरीके से, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर। और इसको एनायन कहेंगे और इस न्यूट्रल वाले को ज्विटर आयन कहेंगे, जिसमें दोनों है पॉजिटिव नेगेटिव। ये ज्विटर आयन ये अमीनो एसिड का फॉर्म है। अब जब pH कम हो जाए, pH कम होना मतलब कि एसिडिक pH हो। एसिडिक pH में क्या होता है, H प्लस घूमते रहते हैं, एसिड H प्लस देते हैं। अब ये H प्लस इधर चल जाएंगे CO माइनस के पास में और COOH बना लेंगे। तो अपने पास क्या है, NH3 प्लस R COOH H। अब ये वाले फॉर्म में अपने पास सिर्फ कैटायन है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कैटायनिक फॉर्म है। ये था ज्विटर आयन। पॉलीसैकेराइड में अपन ने देखा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। अमीनो एसिड जो कि वो प्रोटीन के मोनोमर है, उसमें अपन ने पेप्टाइड बॉन्ड देखा। इसके अलावा अपन ने एसेंशियल अमीनो एसिड देखे और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड देखे, जो बॉडी बना लेती है और जो बॉडी नहीं बना पाती है। अब अमीनो एसिड से मिलके बना होता है प्रोटीन, और प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। अपन इन चारों को देख लेते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर तो सिंपल स्ट्रेट चेन होती है अमीनो एसिड की, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड होता है, राइट वाला एंड C एंड होता है या C टर्मिनल, और लेफ्ट वाला एंड टर्मिनल। ये लेफ्ट वाला एंड टर्मिनल होता है इसमें, और राइट वाला C टर्मिनल होता है। सेकेंडरी में दो आते हैं, एक अल्फा हेलिक्स वाला और एक बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स में ये कुछ इस टाइप की बॉन्डिंग रहती है, NCCN, CCN, फिर CCN। तो ये NC का बॉन्ड, ये NC का बॉन्ड, एक C छोड़ के वो बीच वाला C है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। ये यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड है सारे। ये कुछ ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। बीटा प्लेटेड कुछ ऐसा बनेगा, ये यहाँ पे COO रहता है। अब ये O और ये जो नाइट्रोजन वाला H है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये नाइट्रोजन के H और CO वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बाद आता है टर्शरी स्ट्रक्चर। अपन ने अभी हेलिकल स्ट्रक्चर देखे थे, तो कुछ अपन ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हेलिकल स्ट्रक्चर को एक ट्यूब में डाल दो। ट्यूब में डालने के बाद अपन ट्यूब बनाते हैं ऐसे कुछ, मतलब जो हेलिकल स्ट्रक्चर था वो और कॉम्प्लेक्सली घूमा हुआ है। हेलिकल स्ट्रक्चर और मोड़ ताड़ के ऐसा कुछ बना है, तो अपन ट्यूब से बना दिया तो वो ईजी रहता है। ये इसमें ट्यूब में पूरी ये हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसा है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं इसमें, ये हेलिकल स्ट्रक्चर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं, और एक ट्यूब दूसरी ट्यूब से डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। इंसुलिन का कभी पढ़ा होगा आपने डायग्राम, तो ये एक ट्यूब है और ये दूसरी ट्यूब है, इसके ऊपर से जा रही है। तो ये दोनों के बीच में लिंकेज होती है डाइसल्फाइड की, ये एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। यहाँ पे ऐसे डाइसल्फाइड लिंकेज होती है। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो टर्शरी स्ट्रक्चर हमने देखा था जिसमें ट्यूब रहती है,
ये एक ट्यूब बना ली हमने ऐसी टर्शरी स्ट्रक्चर वाली, फिर एक और ट्यूब बना ली टर्शरी वाली। टर्शरी वाली किससे मिलके बनी होती है? हेलिकल वाली से। फिर एक और बना ली अपन ने, तो यहाँ पे अपन ने 4 बना ली, ये चौथी और बना ली। 3 4 जब टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन के मिल के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो बहुत सारे जब टर्शरी स्ट्रक्चर जुड़ जाते हैं तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, इसमें 4 सब यूनिट रहती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। 2 इसमें अल्फा यूनिट रहती है और 2 इसमें बीटा यूनिट रहती है। ये चारों के बीच में है ना जगह रहती है, आयरन रहता है इससे जुड़ा हुआ। ये क्या करता है? आयरन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, O2 को लेता है, पकड़ लेता है ये। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर है, ये आयरन की वजह से ये ऑक्सीजन ले जाता है, लाता है। अब प्रोटीन के कुछ फंक्शंस और देख लेते हैं। कोलेजन जो है वो एक इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस है। ट्रिप्सिन है वो एक एंजाइम के रोल करता है, तो प्रोटीन एक एंजाइम के रूप में आ गई। इंसुलिन है, हार्मोन है, तो प्रोटीन एक हार्मोन के रूप में आ गया। एंटीबॉडी के रूप में भी आता है प्रोटीन, तो हमने देखा हार्मोन, एंजाइम, ये प्रोटीन के पार्ट है। एंटीबॉडी जो हो गई वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती है। उसके अलावा कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वो भी प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि सेंसरी रिसेप्टर हो गए, टेस्ट हो गई, स्मेल हो गया। उसके अलावा एक जो GLUT4 रहता है, ये कैरियर प्रोटीन रहता है, तो ये ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। आपने ट्रांसपोर्टिंग प्लांट देखा होगा, तो उसमें भी प्रोटीन एज अ कैरियर काम करते हैं। सिम्पोर्ट यूनिपोर्ट पाथवे देखा होगा। पोरीन्स होते हैं जो ये सेल्यूलर मेम्ब्रेन के ऊपर रहते हैं। तो प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शंस थे, तो ये कुछ देख लिया अपन ने। प्रोटीन के बाद आती है एंजाइम्स, जो कि प्रोटीन से बनी हुई होती है। इसको जानने से पहले अपन डायनामिक स्टेट और लिविंग स्टेट की बात कर लेते हैं। उसके अलावा मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग देखेंगे, तो ये दोनों चीजें देखनी है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का मिक्स। कैटाबॉलिज्म मतलब काटना, एनाबॉलिज्म मतलब जुड़ना। क्या जुड़ना? केमिकल्स का जुड़ना और केमिकल्स का काटना, टूटना मतलब। अब मेटाबॉलिज्म या काटना या जुड़ना किस में होता है? मेटाबोलाइट्स में। अब मेटाबोलाइट्स क्या प्राइमरी भी होते हैं और सेकेंडरी भी होते हैं। प्राइमरी कौन से? एनिमल वाले, जो अभी अपन ने पढ़े, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे क्या हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, जो एनिमल्स के मॉलिक्यूल्स हैं या बायोमॉलिक्यूल्स जिनको कहते हैं। और दूसरे जो सेकेंडरी होते हैं प्लांट्स के, वो ह्यूमन के लिए यूजफुल हो, जैसे कि रबर हो गया, कुछ पिगमेंट्स हो गए, फॉर एग्जांपल कैरोटेनॉइड्स, कुछ अल्कलॉइड्स भी आते हैं, मॉर्फिन है, कुछ ड्रग्स, मेडिसिनल यूज होता है जिनका। तो ये सारे जो प्लांट्स से हमको मिलते हैं, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है और ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज आते हैं। अब जब अपन मेटाबोलाइट्स की बात की है, तो कुछ 1-2 इम्पोर्टेंट मेटाबोलाइट्स हैं। कोलेजन एक इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस है, ये एक मेटाबोलाइट है। मेटाबोलाइट कह लो, बायोमॉलिक्यूल्स कह लो, ये एनिमल में सबसे ज्यादा है, मोस्ट अबेंडेंट इन एनिमल, कोलेजन। ऐसे ही रूबिस्को, ये एक एंजाइम है, रूबिलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो ये पूरे बायोस्फीयर में मोस्ट अबंडेंट है। कोलेजन एनिमल्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट है और रूबिस्को पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा अबंडेंट है। तो ये 2 मेटाबोलाइट्स थे जो ध्यान में रखने वाले हैं। अब अपन डायनामिक स्टेट की बात करते हैं। डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी क्या होती है? पहली बात तो स्टैटिक होती है, रुकी हुई। स्टैटिक होता है रुका हुआ, डायनामिक का मतलब होता है चलता हुआ। तो ऐसी स्टेट जो चल रही है, मतलब अपनी बॉडी की चलती हुई स्टेट, इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब काटना और जोड़ना, कैटा और एना। अब जो प्रोटोजोआन होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इन सब में बॉडी रहती है। इनकी बॉडी में एक्टिविटी होती है, एक्टिव रहते हैं। क्या एक्टिविटी होती है? मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिव मतलब कि इनकी बॉडी में कुछ ना कुछ रिएक्शंस होती हैं, उसमें से कुछ एनाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिक रिएक्शंस, और कुछ कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है, कैटाबॉलिज्म। हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलाइट्स का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एक्टिव है, चल रही है, डायनेमिक है। जिन प्लांट्स, एनिमल, प्रोटोजोआन, इनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वो डायनेमिक स्टेट है। अब कैटाबॉलिज्म मतलब काटना। ए और बी एक मॉलिक्यूल था, तो ए और बी में टूट गया, टूटा है, कटा है, तो यहाँ कैटाबॉलिज्म हुआ। और एनाबॉलिज्म में क्या होगा? ए और बी, ए बी में बना है, जुड़ा है,
तो ये एनाबॉलिज्म हो गया। तो ये कुछ पाथवे से होता है, डायरेक्टली नहीं होता है। मान लो कि ए पहले बी में बना, फिर सी में बना, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ऊपर वाला मत लेना, या ए से सी में बन गया। तो ये कुछ अलग अलग पाथवे होते हैं, कुछ रूट होते हैं जिससे ये जाता है। अब यहाँ पे एंजाइम का भी रोल होता है। ए से बी में बना, बी से सी में बना, जो कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं। तो एक लाइन है कि एवरी रिएक्शन इज कैटलाइज्ड, कि जो डायनेमिक स्टेट है उसमें जो मेटाबॉलिक पाथवे हैं उसमें जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं वो कैटलाइज्ड हैं। अब कैटलिस्ट नहीं होगा तो रिएक्शन विल टेक ईयर्स टू कंप्लीट, बहुत टाइम लग जाएगा। अब मेटाबॉलिक पाथवेज देख लेते हैं हम। मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग, ये मेटाबॉलिक पाथवे की हेडलाइन है। अब ऐसा क्यों कहा है कि अपन ने देखा था अभी डायनेमिक स्टेट जो चल रही है, उसको चलने के लिए मेटाबॉलिज्म जरूरी है। मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो बॉडी चलेगी नहीं। तो हम मेटाबॉलिज्म को लिविंग से कंपेयर कर सकते हैं। आगे हम लिविंग स्टेट में और इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे। इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक पाथवेज में कुछ सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में बदलते हैं केमिकल्स, इसको तो बोलेंगे एनाबॉलिज्म। जुड़ना होता है ना, कुछ सिंपल केमिकल्स कुछ मेटाबोलाइट्स जुड़ के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, या इसका उल्टा कॉम्प्लेक्स टूट के सिंपल में मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, इसको कैटाबॉलिज्म कहेंगे, काटना। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अपन ने एसिटिक एसिड लिया, एसिटिक एसिड कोलेस्ट्रॉल में बदल गया। अपन ने देखा था फैटी एसिड, इसको RCOH कहते हैं फैटी एसिड को। अब R की जगह CH3 रख दो तो वो एसिटिक एसिड हो जाएगा। अब इसको कोई भी अल्कोहल के साथ जोड़ दो तो फिर एसिड जुड़ के वो क्या बना लेता है, लिपिड। और कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक लिपिड का एग्जाम्पल है। तो एसिटिक एसिड था सिंपल और कोलेस्ट्रॉल था कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, तो ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना, तो ये हुआ एनाबॉलिज्म। उसके बाद जो ग्लूकोज होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है, C6H12O6 6 कार्बन वाला। उसके बाद उससे लैक्टिक एसिड बनता है, ये मसल में अपने फॉर्मेशन होता है। ये सिंपल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हुआ कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जिस पाथवे से हुआ उसको कहेंगे एनाबॉलिक पाथवे। जैसे पहले बताया था मैंने कि A से C डायरेक्टली नहीं बनता है, फिर कुछ स्टेप्स होती हैं। A से B बना, फिर B से C बना। जैसे आपने ग्लाइकोलाइसिस देखा होगा, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, तो बहुत सारी स्टेप्स से बनता है। तो कोई भी रिएक्शन में कोई सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन रहा हो या कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन रहा हो, वो कुछ स्टेप्स में जा रहा है तो उसको पाथवे कहेंगे। यदि वो जुड़ने का काम कर रहा है तो उसे एनाबॉलिक पाथवे कहेंगे, यदि वो टूटने का काम कर रहा है तो उसे कैटाबॉलिक पाथवे कहेंगे। तो एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल बनता है, वो बहुत सारी स्टेप्स में बनता है, तो उसको एनाबॉलिक पाथवे कहेंगे। ऐसे ही ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड वाले को कैटाबॉलिक पाथवे कहेंगे। तो ये दोनों क्या हो गए, मेटाबॉलिक पाथवेज हो गए। अब क्या है, बनने में कुछ भी एनर्जी लगती है, तो एनाबॉलिक पाथवे में एनर्जी रिक्वायर हुई तो वो एंडोथर्मिक होगा, एनर्जी जिसमें देनी पड़े। और जो टूटते हैं उसमें एनर्जी रिलीज होती है। कैटाबॉलिक पाथवे जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं। इसका एग्जांपल है ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनता है अपने मसल में। अपन जब कुछ भी एक्सरसाइज करके आते हैं, जब जिम हो या कुछ रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, पसीना आता है, हीट रिलीज हुई ना, यहाँ पे हीट जनरेट हुई, बाहर निकली ग्लूकोज से जब लैक्टिक एसिड बना, तो वो मसल पेन होता है ना अपने को शुरुआत में। तो ये था इसका एग्जांपल कि हाँ भैया कैटाबॉलिक जो पाथवे रहता है वो एक्सोथर्मिक होता है। डायनेमिक स्टेट क्या हो गई, मेटाबॉलिज्म हो गया कि मेटाबॉलिज्म है तो वो डायनेमिक स्टेट है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है। हमारी बॉडी में हर समय कुछ ना कुछ रिएक्शन चलती रहती है, तो हम कह सकते हैं हमारी बॉडी डायनेमिक स्टेट में, जिसमें कुछ टूट रहा होता है और कुछ बन रहा होता है। अब लिविंग स्टेट क्या होती है, अब लिविंग स्टेट की जब बात करते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं मैं। जो बायोमोलिक्यूल्स हैं जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, वो मेटाबोलाइट्स हैं। जैसे ग्लूकोज है वो ब्लड में रहता है। अब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के ब्लड में 4.2 मिलीमोल पर लीटर से 6.1 मिलीमोल पर लीटर रहता है ब्लड ग्लूकोज की लेवल। इसको कहेंगे हेल्दी। फिर से ह्यूमन बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है, एक बायोमोलिक्यूल है। बायोमोलिक्यूल कह सकते हैं क्या है, मेटाबोलाइट है। कौन सा, प्राइमरी मेटाबोलाइट। उस
की लेवल 4.2 से 6.1 मिलीमोल पर लीटर रहती है। तो अपन ने ग्लूकोज की जब ये रेंज कंसीडर की कि भैया 4.2 से 6.1, तो अपन कहेंगे कि वो इंडिविजुअल हेल्दी है। अपन ने डायनेमिक स्टेट में क्या चीजें नोटिस की थी कि वहां पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है। अब लिविंग स्टेट में क्या चीजें देख रहे हैं कि उनकी मात्रा कितनी है बायोमोलिक्यूल्स की अपने शरीर में, और जितनी है तो क्या वो उनसे हेल्दी हैं, क्या वो हेल्दी के रेंज में आ रही हैं। और आगे देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। और क्या वो जब वो इस रेंज में नहीं रही है तो वो अनहेल्दी है। तो ये हेल्दी को मेंटेन करना जरूरी है। ये हेल्दी स्टेट कैसे मेंटेन रहेगी? जब बॉडी हमारी प्रॉपर फंक्शन करेगी, उसमें प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होगा। जब ग्लूकोज सही तरीके से टूटेगा या सही तरीके से बनेगा तभी तो ये लेवल मेंटेन रहेगी। मान लो कि अपन ने है ना खाना खाया और वह ना खाते ही जा रहे हैं, ग्लूकोज टूट ही नहीं रहा है, वो इकट्ठा हो रहा है, फिर तो लेवल 6.1 से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। या मान लो अपन खाना खा रहे हैं, उसमें कैटाबॉलिज्म होता ही जा रहा है, कटता ही जा रहा है, वो टूटता ही जा रहा है, तो बचा ही नहीं ग्लूकोज, तो 4.2 से भी लेवल नीचे चली गई। तो जब तक मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा तब तक ये लेवल मेंटेन नहीं रहेगी। तो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होना जरूरी है। और प्रॉपर मेटाबॉलिज्म कब होगा? जब डायनेमिक स्टेट सही होगी। अब ये जो मेटाबोलाइट्स हैं, इनका एनाबॉलिज्म मतलब बनना और कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना, ये कब तक चलेगा? मतलब यूं कहें कि मेटाबॉलिज्म कब तक होता है? जब तक होगा जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। इक्विलिब्रियम आ गया, रिएक्शन बराबर रुक जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि बनना और टूटना कब तक होता है? जब तक नॉन इक्विलिब्रियम रहता है। नॉन इक्विलिब्रियम रहेगा तो रिएक्शन चलती रहेगी। इक्विलिब्रियम आ गया तो रिएक्शन रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। वो तो हम नहीं चाहते हैं। तो अब हम फिर से बोलते हैं कि लिविंग स्टेट चलती रहे, मेटाबॉलिज्म होता रहे जब तक नॉन इक्विलिब्रियम है बॉडी में। बॉडी के मेटाबोलाइट्स के बीच में जब तक नॉन इक्विलिब्रियम रहेगा तब तक मेटाबॉलिज्म होगा, जब तक बॉडी चलती रहेगी। और ये जो नॉन इक्विलिब्रियम है इसको स्टेडी स्टेट कहते हैं। स्टेडी मतलब कांस्टेंट होना ही है, कांस्टेंट है, इसमें कुछ वेरिएशन नहीं आ सकता। नॉन इक्विलिब्रियम जो कंडीशन है उसमें आप यदि वेरिएशन लाओगे तो मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाएगा। तो इसको स्टेडी रहना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं लिविंग स्टेट एक ऐसी स्टेट है बॉडी की जो कि एक स्टेडी स्टेट है और नॉन इक्विलिब्रियम है। तो लिविंग स्टेट इज द नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट ऑफ द बॉडी। अब डायनेमिक स्टेट और लिविंग स्टेट को दोनों में आपस में कंपेयर कर लेते हैं, थोड़ा जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। डायनेमिक स्टेट क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिव हो। और लिविंग स्टेट क्या है? जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही हो, उसमें मेटाबॉलिक पाथवे आते हैं डायनेमिक में। लिविंग स्टेट में जब तक नॉन इक्विलिब्रियम रहता है तब तक बॉडी मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। और ऊपर डायनेमिक स्टेट में मेटाबॉलिक पाथवे में कैटाबॉलिक पाथवे आएंगे और एनाबॉलिक पाथवे आएंगे। नॉन इक्विलिब्रियम को कॉन्स्टेंटली है ना एक जैसा रहना है तो वो कहेंगे स्टेडी स्टेट है, उसकी कांस्टेंट है। क्योंकि नॉन इक्विलिब्रियम चेंज हुआ तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में चेंज आएगा। कुल मिला के डायनेमिक स्टेट लिविंग स्टेट लगभग सेम है, बोलने का बस डिफरेंस है। जिसमें डायनेमिक स्टेट होगी वो लिविंग स्टेट भी रहेगी उसमें। हाँ, बस ये है कि जब हम लिविंग की बात करते तो वहाँ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट की बात होती है और डायनेमिक स्टेट में पाथवे की बात होती है। अब जहाँ लिविंग स्टेट रहेगी वहाँ डायनेमिक स्टेट रहेगी सही, और जहाँ डायनेमिक स्टेट है वहाँ लिविंग रहेगी। अब कोई स्टोन है, उसमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है क्या ये मेटाबॉलिक एक्टिव है? नहीं है ना। तो इसमें लिविंग स्टेट भी नहीं हुई ना, ये डायनेमिक भी नहीं हुई है। क्योंकि मेटाबॉलिज्म नहीं है तो इसमें कोई पाथवे नहीं होगे तो डायनेमिक स्टेट नहीं हुई। और नॉन इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं क्योंकि इसमें कुछ मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो रहा है। तो मेटाबॉलिज्म को हम कह सकते हैं कि हाँ भैया जिसमें मेटाबॉलिज्म है वो लिविंग स्टेट। और डायनेमिक स्टेट में क्या कह सकते हैं हम कि जो रिएक्शंस हैं किसकी? मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक पाथवेज जिन्हें कह सकते हैं। रिएक्शंस ऑफ मेटाबॉलिज्म वो डायनेमिक स्टेट में, और लिविंग स्टेट पूरा मेटाबॉलिज्म। कब तक? नॉन इक्विलिब्रियम तक। अब अपन एंजाइम्स की बात करते हैं। जब भी बात करते हैं तो एक लाइन आती है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ऐसा क्यों? अब एंजाइम तो प्रोटीन होते हैं पर प्रोटीन एंजाइम क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अपना प्रोटीन हेयर होते हैं, नेल्स होते हैं, तो क्या हेयर और नेल एंजाइम है? ऐसे दूसरे भी एग्जाम्पल हैं, तो एंजाइम नहीं है ना। अब एंजाइम क्या होती हैं? प्रोटीन्स होते हैं, ये हमको मालूम पड़ा। पर ये करती क्या है? ये फास्टन अप द रिएक्शन के रेट को बढ़ाती है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको कहते हैं कैटलिस्ट।
तो एंजाइम कैटलिस्ट हुई, ये करती क्या है, अब ए और बी है, ये मिलके सी बना रहे हैं। ए यहाँ पे ए से बी को जुड़ना होता है, टाइम लगता है, तो एंजाइम क्या करती है, इस ए को ले लेती है, ए को लेने के बाद एंजाइम में आ जाता है, ग्रैब कर लेती है और फिर एंजाइम ले जाके बी से जोड़ देती है उसको। तो ये सबस्ट्रेट को एंजाइम ने लिया, बी से लाके जोड़ दिया, तो एंजाइम एज अ कैटलिस्ट काम किया। अब कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं, एक तो अपना एंजाइम वाला कैटलिस्ट हो गया और एक होता है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। एंजाइम प्रोटीन होती है तो ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हुए, और ये जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है उसमें MgCl जैसे आता है, AlCl3 आता है। एंजाइम कैटलिस्ट होते तो प्रोटीन ही है, और प्रोटीन क्या हो जाते हैं, डीनेचर। कब होते हैं डीनेचर, हाई टेम्परेचर पे। और ये जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है ये हाई टेम्परेचर पे भी बिंदास काम करते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजिकल नहीं रहते हैं ना, प्रोटीन के नहीं बने होते हैं, इनऑर्गेनिक है। पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, मतलब ये 40 डिग्री तक टैब बोल जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं, इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। पर कुछ एक्सेप्शन है इसमें। स्टार्च आयोडीन का जो ये डीनेचुरेशन होता है, कलर चेंज होता है, पहले 10 डिग्री पे रखा, फिर 20 पे रखा, 30 पे, ऐसे। अमाइलेज एंजाइम जो होती है उसका टेस्ट होता है ये। तो ये एक एग्जांपल है डीनेचुरेशन का, टेस्ट है ये डीनेचुरेशन का। अलग अलग टेम्परेचर पे लगते हैं तो आयोडीन के कलर चेंज होने लगते हैं, फिर 40 डिग्री के बाद पूरा ही चेंज हो जाता है। अब एक्सेप्शन में क्या था अपना, थर्मोफिलिक होते हैं। थर्मो मतलब कि टेम्परेचर, फिलिक मतलब लविंग। तो टेम्परेचर लविंग वाले जो होते हैं क्या, बैक्टीरिया, उनसे जो एंजाइम निकालते हैं, आइसोलेट करते हैं, वो एंजाइम 80 से 90 डिग्री तक डीनेचर नहीं होती है। तो ये इसका एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना। अब एंजाइम जो है वो केमिकल रिएक्शन को है ना रेट बढ़ाती। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसमें चेंजेस होते हैं, तभी तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। अब चेंजेस दो टाइप से हो सकते हैं, फिजिकल भी चेंज हो सकता है और केमिकल भी चेंज हो सकता है। फिजिकल कैसे चेंज होगा, शेप में चेंज हो जाए बिना बॉन्ड टूटे, तो विदाउट बॉन्ड ब्रेक शेप में चेंज हो सकता है, और इसमें बॉन्ड ब्रेक के शेप चेंज होता है। फिजिकल में चेंज हो सकता है स्टेट में, कैसे आइस थी सॉलिड स्टेट थी उसकी, वाटर में बन गई लिक्विड स्टेट, तो ये फिजिकल चेंज। ये कुल मिला के चेंजेस बता रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन में फिजिकल चेंज भी हो सकते हैं और केमिकल चेंज भी हो सकते हैं। केमिकल चेंज का एग्जांपल है BaOH H प्लस H2SO4 और BaSO4 प्लस 2H2O। तो कुल मिला के केमिकल रिएक्शन में चेंजेस होते हैं, कैसे फिजिकल चेंजेस होते हैं और केमिकल चेंजेस होते हैं। अब ये इनऑर्गेनिक की रिएक्शन थी। ऑर्गेनिक में क्या होता है, स्टार्च से ग्लूकोज बन जाता है, तो स्टार्च था बड़ी कार्बोहाइड्रेट की चेन, पॉलीसेकेराइड चेन, और ग्लूकोज सिंगल मोनोसेकेराइड। तो चेंज इन केमिकल स्ट्रक्चर ये बॉन्ड ब्रेकेज से हुआ, और स्टार्च से जो ग्लूकोज बना उसमें हाइड्रोलाइसिस हुआ। अब एंजाइम की जब भी बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जरूर आता है, क्योंकि वही तो बढ़ाती है। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, dP/dt, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट P फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। कितना प्रोडक्ट बनना है पर यूनिट टाइम। अब रेट क्या होता है, एवरी 10 डिग्री चेंज, मतलब 10 डिग्री के चेंज में कम हो या ज्यादा हो तो रेट क्या होता है, वो भी कम या ज्यादा होता है। कितना कम कितना ज्यादा, या तो 2 गुना बढ़ जाएगा या आधा गुना कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब एंजाइम ना होती तो क्या होता, CO2 और H2O मिलके H2CO3 बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड। अब जब एंजाइम नहीं है तो इसके 200 मॉलिक्यूल बनते हैं, किसके, कार्बोनिक एसिड के। कितने टाइम में, पर आवर में 200 मॉलिक्यूल बनते हैं विदाउट एंजाइम, ठीक है। और जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम रहती है तब कितने बनते हैं, 3 और ये 2, 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड। वहां पे 200 मॉलिक्यूल पर आवर, यहाँ पे 6 लाख पर सेकेंड। तो एंजाइम कितना डिफरेंस क्रिएट कर देती है, मतलब कि 10 मिलियन टाइम्स फास्टर होती है रिएक्शन एंजाइम की प्रेजेंस में। 1 मिलियन होता है 10 लाख, 10 मिलियन हो गया 100 लाख, मतलब कि 1 करोड़। तो एक एंजाइम एक रिएक्शन को 1 करोड़ टाइम्स फास्ट कर देती है। मतलब सोच सकते हो कि एंजाइम की इंपॉर्टेंस कितनी है। अब सबस्ट्रेट या जो रिएक्टेंट होता है उसका और एंजाइम का रिलेशन देखते हैं। सबस्ट्रेट एंजाइम रिलेशन भी कहते हैं। एंजाइम E से डिनोट कर दो और सबस्ट्रेट को S से डिनोट कर दो, और जो प्रोडक्ट बना उसको P से डिनोट करो। तो ESP के बीच में रिलेशन क्या होती है, जो E है एंजाइम है वो सबस्ट्रेट को लेती है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाती है। अब इसको अपन एक ग्राफ से समझते हैं। इधर बना लिया रिएक्शन प्रोग्रेस एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे बनाया पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी कितनी, तो सबस्ट्रेट की पहले शुरुआत में इतनी एनर्जी थी,
रिएक्शन आगे बढ़ी, रिएक्शन प्रोग्रेस हुई एक एंजाइम से और एक एंजाइम के बिना। अभी देखेंगे कौन सी क्या है, एक एंजाइम की और एक एंजाइम के बिना, और ये प्रोडक्ट बना। दोनों से प्रोडक्ट तो बनेगा ही। तो एक ये ग्रीन वाली, ये इसमें एंजाइम जुड़ी, ग्रीन वाली में एंजाइम जुड़ी, यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है, इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। और ये एक रेड वाली है विदाउट एंजाइम। तो ये इनमें डिफरेंस दिख रहा है एनर्जी का। ये पोटेंशियल एनर्जी रेड वाली में ज़्यादा चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी जिसको कहते हैं, और जहाँ पे एंजाइम है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देती है। और जो प्रोडक्ट बनता है उसकी एनर्जी सबस्ट्रेट से कम रहती है। क्यों कम रहती है? सबस्ट्रेट की एनर्जी क्यों ज़्यादा रहती है प्रोडक्ट से? सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट की एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। क्यों है? अनस्टेबल है। क्योंकि वो अनस्टेबल है तभी तो उसको स्टेबल होना है, और स्टेबल किस में होगा? प्रोडक्ट में। तो स्टेबल की तो कमी रहेगी ना एनर्जी। तो इसलिए अपन जब ग्राफ बनाते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर रखते हैं लेवल और प्रोडक्ट के नीचे रखते हैं लेवल। ये बहुतों को मालूम होगा पर फिर भी थोड़ा बता दिया ऐसे ही। अब हाँ, ये क्या होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, क्योंकि सबस्ट्रेट की ज़्यादा एनर्जी, प्रोडक्ट की कम, तो एनर्जी रिलीज हुई होगी, तभी तो प्रोडक्ट की कम हुई। ये इतनी एनर्जी का डिफरेंस है। ये यहाँ पे ये 10 थी 5 थी, तो डेल्टा ई कितना आ गया? 5। अब अपन नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन देखते हैं कि एंजाइम एक्शन कैसे होता है, नेचर क्या है उसका। एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ती है। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्यों बताता हूँ। और फिर एंजाइम प्रोडक्ट से जुड़ती है, प्रोडक्ट बना लेती है यूं कहूँ, और फिर एंजाइम अलग हो जाती है। अब क्या है, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो रिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को ऑप्टिमम चाहिए चीजें, ऑप्टिमल रिक्वायरमेंट है उसकी। वो नहीं पूरी होगी तो वापस पीछे चल जाएगी। अब इसके बाद कैटालिटिक साइकिल होती है एंजाइम की। कैटालिटिक साइकिल कुछ नहीं होती, एंजाइम 4 स्टेप होती है। ये जो ऊपर बताया है यही है, 4 स्टेप में होगा। ये कैसे होगा? पहले स्टेप में क्या होगा? जो सबस्ट्रेट है एंजाइम की, वो जो एक्टिव साइट है वहां पे सबस्ट्रेट जाके अटैच होगा, या यूं कहूँ एंजाइम एक्टिव साइट लेके अपनी सबस्ट्रेट को जोड़ेगी, और फिर ये यहाँ पे सबस्ट्रेट आ गया, ये एंजाइम है और ये एक्टिव साइट। ये रीजन है जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रहते हैं जिससे कि सबस्ट्रेट पहचान लेता है ओ ये वाला है, तो वहां से बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद क्या है, एंजाइम अपना जो है, ये जो एंजाइम है ये शेप है सेकंड स्टेप में अल्टर कर लेती, चेंज कर लेती, किसके अकॉर्डिंग? सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग। तो क्या है, फिर सबस्ट्रेट उसमें एकदम फिट बैठ जाता है। ये दूसरी स्टेप हो गई, एकदम टाइटली बैठ जाता है उसमें। तीसरी स्टेप में क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो सबस्ट्रेट और जो बॉन्ड है सब एंजाइम के बीच में वो ब्रेक होता है। अपन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये CH3COOH सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम से जुड़ा हुआ है। अब एंजाइम क्या करेगी? बॉन्ड तोड़ेगी इसके बीच में। अपन बताते हैं कि H निकल जाता है यहाँ से, CH3COO माइनस रह जाता है। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब यदि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ तो बॉन्ड बनता भी है थर्ड स्टेप में। तो क्या बचा था हमारे पास? CH3COO माइनस। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब Na जो आया प्रोडक्ट है अपना, है ना, वो CH3CO माइनस से जोड़ देती है एंजाइम, यहाँ पे जुड़ जाता है। यहाँ पे फिर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। तो थर्ड स्टेप में बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है E और S, और बॉन्ड बन भी रहा है E और P। ये समझाने के लिए बताया है मैंने। वैसे देखा जाए तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच का बॉन्ड टूटता है और एंजाइम और प्रोडक्ट के बीच का बनता है। पर यहाँ अपन ये एसिटिक एसिड वाले से समझ सकते हैं कि एंजाइम जो है वो हेल्प कर रही है सबस्ट्रेट को बॉन्ड तोड़ने में और प्रोडक्ट को बॉन्ड बनाने के लिए। एंजाइम सबस्ट्रेट का बॉन्ड टूटा और एंजाइम प्रोडक्ट का बॉन्ड बना। चौथी स्टेप में क्या होता है? एंजाइम और प्रोडक्ट भी अलग हो जाते हैं और प्रोडक्ट हमको मिल जाता है, ये रिलीज हो जाता है और एंजाइम फ्री हो जाती है। तो हम कह सकते हैं E+P आखिरी में बनता है। और यही था ऊपर ES, फिर ES बना, EP बना और फिर E और P अलग हो गया। अब एंजाइम की एक्टिविटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, पहला इसमें आता है टेम्परेचर और pH, और दूसरा आता है कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। टेम्परेचर और pH की बात करते हैं। इसमें जो एंजाइम होती है उसको प्रॉपर वर्क करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए रहता है और ऑप्टिमम pH चाहिए रहता है, ना ज्यादा कम ना ही ज्यादा। इस ऑप्टिमम टेम्परेचर और pH पे एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाएगी। अब अपन को भी ठंड में ठंड लगती है, रजाई ओढ़ते हैं, गर्मी में गर्मी लगती है तो पंखा चलाते हैं। ये ग्राफ से समझते हैं। एक साइड pH लिखा है मैंने एक्स एक्सिस पे
और एक साइड वाई एक्सिस पे एंजाइम की एक्टिविटी है। इसका कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। अपन ने पीएच ले लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 तक ले लिया। अब इससे अपन को पता चल रहा है जो पीएच जब 6 था तब वहाँ एक्टिविटी सबसे ज्यादा हुई। तो 6 क्या है? ये ऑप्टिमम पीएच है। अब ये अलग अलग एंजाइम के लिए डिफरेंट रहता है, पर ये एग्जाम्पल के तौर पे है कि हाँ 6 न ज्यादा कम है न ज्यादा ज्यादा है। वैसे ही टेम्परेचर का भी यही ग्राफ आएगा, नीचे अलग टेम्परेचर ले लो और वहां पे भी एंजाइम एक्टिविटी बीच में होगी। अच्छा, अब टेम्परेचर जब कम होता है एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है? रिजर्व हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है एंजाइम जब टेम्परेचर कम हो, ऑप्टिमम नहीं हो। और टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो एंजाइम क्या हो जाती है? डीनेचर हो जाती है। डीनेचुरेशन किस में होता है? प्रोटीन्स में। और प्रोटीन भी क्या है? एंजाइम है, कोई ऑर्गेनिक एंजाइम हो। अब इनऑर्गेनिक होगी MgCl टाइप के तो वो नहीं होगा टेम्परेचर इफेक्ट, पर जो ऑर्गेनिक होगी उसमें डिनेचुरेशन होगा। अब दूसरा आता है अपना फैक्टर अफेक्टिंग कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। यदि सबस्ट्रेट ज्यादा हुआ तब क्या होता है? ये अपन एक ग्राफ से समझते हैं। एक तरफ अपन ने S लिया, उसके साइड में ब्लॉक लगा दी, मतलब कंसंट्रेशन है इसका सबस्ट्रेट का, और एक तरफ अपन वेलोसिटी ले रहे हैं। किसकी वेलोसिटी ली है अपन ने? एंजाइम की। कि एंजाइम किस स्पीड में काम कर रही है। अपन ने स्पीड ना बोलते हुए वेलोसिटी क्यों बोला? क्योंकि ये डायरेक्शन में काम करेगी, एंजाइम रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाएगी ना, तो स्पीड ना बोलते हुए अपन वेलोसिटी बोल रहे हैं। किसकी? एंजाइम एक्शन की वेलोसिटी। अब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन 5 है, 10 है, 15 है, 3 अलग अलग कंसंट्रेशन है और 0 है। तो 0 से जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसा ही ग्राफ बनेगा। उसके बाद एक पॉइंट पे जो यहाँ पे 10 है उसके बाद आके कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये क्यों? ये वी मैक्स है, यहाँ पे मैक्सिमम पहुंच चुका है। ये 10 पे सबस्ट्रेट मैक्सिमम है। अब सबस्ट्रेट मान लो 5 थे, एंजाइम के 10, तो यहाँ पे एंजाइम के 5 मॉलिक्यूल्स फ्री रह गए। तो एंजाइम फ्री बैठी है, वेली बैठी है, कुछ काम नहीं कर रही है, तो एंजाइम की वेलोसिटी स्लो रही। पर जब सबस्ट्रेट के 10 थे और एंजाइम के भी 10 थे तो फास्ट हो गई, क्योंकि सारे एंजाइम के मॉलिक्यूल्स ने सारे सबस्ट्रेट को ले लिया, तो कोई भी एंजाइम का मॉलिक्यूल फ्री नहीं बचा। तो वहां पे 10 पे देखो मैक्सिमम है। पर अब एक और केस देखते हैं 15 का। पर जब सबस्ट्रेट 15 थे और एंजाइम तो 10 ही थे हमारे पास, तो 5 सबस्ट्रेट के फ्री बच गए। अब 10 से ज्यादा एंजाइम कुछ ले नहीं सकती है, 10 मैक्स है, उसकी लिमिट है, तो उससे ज्यादा उसकी स्पीड जाएगी नहीं। तो यहाँ पे 10 के बाद ये यहाँ तक आई मैक्सिमम, उसके बाद कांस्टेंट हो गई। और ये जो 5 वाला पॉइंट है ये Vmax/2 हाफ वेलोसिटी है, जहाँ पे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन आधा है। Km पॉइंट क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे वेलोसिटी का आधा, 10 पे मैक्स थी तो 5 पे जाहिर सी बात है आधी होगी, 1/2 ऑफ Vmax। अब इस एंजाइम की एक्टिविटी को क्या होता है? कुछ केमिकल्स होते हैं वो इनिबिट करते हैं। फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पे एक एंजाइम बनाते हैं और ये सबस्ट्रेट उससे जुड़ेगा। अब इनिबिटर क्या होते हैं? इनिबिटर भी ये सेम रहते हैं सबस्ट्रेट की तरह। सबस्ट्रेट और इनिबिटर का लगभग स्ट्रक्चर सेम रहता है, तो इसलिए एंजाइम कंफ्यूज हो जाती है, तो सबस्ट्रेट की जगह इनिबिटर को पकड़ के ले आती है, फिर गड़बड़ कर देती है। इसका एक एग्जांपल है कि इनिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट। अब इसको देखो, स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये सक्सेनिक एसिड सबस्ट्रेट है, और यहाँ पे ये मेलोनेट है। एंजाइम वही है, सक्सेनेज डिहाइड्रोजिनेज। अब इन मेलोनेट और सक्सेनिक एसिड दोनों सेम रहते हैं लगभग। देखो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन। ये 1 2 3 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 2 3 है, बस एक कार्बन का अंतर है, बाकी सब सेम है। तो ये सक्सेनिक एसिड की जगह मेलोनेट उठा लेती है सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और इनिबिशन हो जाता है। अब ऐसे ही अपन जो मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन भी क्या करती है? यही करती है। कैसे? बैक्टीरिया है, वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, बीमारी फैला रही है, कोई केमिकल के जरिए हार्म पहुंचा रहा होगा, अपनी बॉडी में कुछ केमिकल रिलीज किया, तो कोई केमिकल है तो उससे रिलेटेड कोई एंजाइम होगी, कोई रिएक्शन कंप्लीट करानी है, तो ये एंजाइम ने उस केमिकल को ले लिया जो कि हार्म पहुंचा रहा है अपनी बॉडी को, ये हार्म पहुंचा रहा है मिलके। अब मेडिसिन अपन लाते हैं तो वो क्या होती है, क्या करती है? वो सिमिलर स्ट्रक्चर की होती है, किससे? जो पैथोजेनिक केमिकल रिलीज हो रहा है। तो फिर क्या, एंजाइम कंफ्यूज हो जाती है और फिर वो इस मेडिसिन को उठा लेती है, तो वो जो हार्म कर रहा है वो हार्म नहीं कर पाता है, क्योंकि वो एंजाइम उसको ले ही नहीं पाती है। तो इस टाइप की चीजें होती है मेडिसिन वाले में।
अब अपन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं और नॉमेनक्लेचर। एंजाइम की क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑक्सीडो रिडक्टेज और डिहाइड्रोजिनेज। ये पहली क्लास है, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस और डिहाइड्रोजिनेजेस एंजाइम। ये क्या करती हैं? मान लो एक सबस्ट्रेट है, दो सबस्ट्रेट है, मानो एक एस है और एक एस डैश है। वो बन रहा है एस डैश और एस में। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक का हो रहा है रिडक्शन और एक का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये थे रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में जाके क्या होता है? जिसका रिडक्शन हुआ वहाँ पे उसका ऑक्सीडाइजेशन हो गया और जिसका ऑक्सीडेशन हो वो रिड्यूस हो गया। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल किसका समझेंगे? कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही हो। ग्लाइकोलाइसिस की अपन बात करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लिसरल्डिहाइड वाली एक स्टेप आती है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। इससे क्या बनता है? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनता है। यहाँ पे NAD लगता है, NAD+, जो कन्वर्ट हो जाता है NADH में, या अपन और कहें NADH + H+ में। तो यहाँ पे एक का रिडक्शन हो रहा होगा, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। अब यहाँ पे जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है वो इस प्लस को इलेक्ट्रॉन देती है। इलेक्ट्रॉन डोनर को क्या कहेंगे? अब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो नेगेटिव चार्ज कम हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? बढ़ा। तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और NAD+ ने इलेक्ट्रॉन लिए, उसका पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शन। या ये भी कह सकते हैं कि जो NAD+ है वो H ले रहा है, तो H के लेने को भी रिडक्शन कहते हैं। गेन ऑफ H+ उसे रिडक्शन कहेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको रिडक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है। और ये कौन सी एंजाइम कर रही है? ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। अपन ने शुरुआत में डिहाइड्रोजिनेज देखी थी, या ऑक्सीडो रिडक्टेज बोल दो। दूसरी आती है ट्रांसफरेज। ये क्या करती है? ग्रुप का ट्रांसफर करती है। ये S से एक ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक S डैश है, तो ये S से ग्रुप उठ के S डैश के साथ जुड़ जाता है, तो एक ग्रुप का ट्रांसफर करती है। ये G इस S के साथ जुड़ा हुआ था, फिर ये जो ट्रांसफरेज एंजाइम है ये इस G को उठा के इस पे ला देती है, तो ये S डैश के साथ G जुड़ जाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये एस्पार्टेट है, जो एस्पार्टिक एसिड रहता है उसी का आयनिक फॉर्म। और ये एक कार्बोमाइल है, कार्बोमाइल फॉस्फेट। यहाँ पे एक एंजाइम रहती है ATKase। ATKase एंजाइम क्या करती है? ये वाला ग्रुप, ये CONH2, ये इसको यहाँ लाके पटक देती और ये इस फॉस्फेट ग्रुप को अलग कर देती, तो अपना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाता है। इसको कार्बोमाइल एस्पार्टेट कहते हैं। ये जो CONH2 ग्रुप है ये कार्बोमाइल वाला ग्रुप था, ये तो ये ट्रांसफर हो गया इसका। तीसरी आती है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेजेज एंजाइम आती है, ये हाइड्रोलिसिस कराती है। हाइड्रोलिसिस मतलब H2 टूटता है H में और OH में और जुड़ जाता है जाके अलग अलग जगह। देखते हैं कैसे। ईस्टर है, ईथर है, पेप्टाइड है, ग्लाइकोसाइडिक है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, कार्बन हेलोजन का बॉन्ड है, PN का बॉन्ड है, एक्सेट्रा। तो इन सब में हाइड्रोलाइसिस होता है, एक साइड H जुड़ता है, एक साइड OH। अपन ने देखी होंगी काफी सारी रिएक्शन। अब एक एग्जांपल लेते हैं, RCOOR। तो ये एक ईस्टर है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? RCOOH में और RUOH। यहाँ पे लाइपेज एंजाइम आई, ये क्या करेगी? ये H2 अपन ने लिया, ऐसे लिख रहा हूँ, ये टूटा H, तो ये H यहाँ पे जुड़ गया और OH यहाँ पे, तो ये RCOOH और ये यहाँ पे मिल गया RCOH और ये R2 का OH अल्कोहल। तो अपन को एक साइड एसिड मिल गया और एक साइड अल्कोहल। जो एस्टरिफिकेशन अपन ने देखा था इसकी उल्टी रिवर्स प्रोसेस थी। वहां पे अल्कोहल और एसिड मिलके फैटी एसिड ईस्टर बना रहे थे, अब यहाँ पे ईस्टर टूट के अल्कोहल और एसिड बना रहा है। चौथी आती है लाइजेज। लाइजेज क्या करती है? रिमूव करती है किसको? एक पर्टिकुलर ग्रुप को। कौन से ग्रुप को? जो हाइड्रोलाइसिस में रिमूव नहीं होता। लाइसेज ऐसी एंजाइम है जो एक ग्रुप को रिमूव करती है अदर देन हाइड्रोलाइसिस। अभी अपन एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये 2 C बॉन्ड है, उससे X जुड़ा है, एक से Y जुड़ा है, तो XY को अलग कर दिया और C के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पे X और Y ग्रुप रिमूव हुआ। यदि यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होता तो एक तरफ X के साथ H जुड़ता और Y के साथ OH जुड़ जाता, या फिर उल्टा हो जाता, X के साथ OH जुड़ जाता, Y के साथ H जुड़ जाता। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। C फिर O के ऊपर माइनस, C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O, CH3, ये है पायरुवेट।
O माइनस की जगह H लगा होता तो इसको पायरुवेट एसिड कहते हैं। ये H प्लस निकल गया पायरुविक एसिड से, तो पायरुवेट बचा जो ऊपर O माइनस है। अब यहाँ पे अपन को क्या मिला, C डबल बॉन्ड OH और CH3 और CO2 निकल गई, तो ये CO2 अपनी रिमूव हो गई और ये H प्लस यहाँ के जुड़ गया। एक ग्रुप रिमूव हो गया अपना जो था CO2। कौन सी एंजाइम की प्रेजेंस में, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। डीकार्बोक्सिलेज है तो CO2 निकालेगी और यहाँ पे अपन को मिलता है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड मिलता है। पांचवी आती है आइसोमरेजेस। ये क्या कन्वर्ट करती है एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में, वन आइसोमर टू अनदर। इसका एग्जांपल देखते हैं, ये डाउन डाउन अप डाउन, और यहाँ पे CH2OH की जगह OP है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है। इसको अपन कहते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 6th पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है। अब ये होता है कन्वर्ट किसमें, ये ग्लूकोपायरेनोज रिंग थी, ये फ्यूरेनोज है, 5 कार्बन वाली है, तो ये फ्रक्टोज होगा। ये OH नीचे H और OH और यहाँ पे H और यहाँ पे CH2O और ये P, तो ये हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ये क्या है, आइसोमर है, तो एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया। कौन सी एंजाइम थी, फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमरेज। तो एक ये टाइप की हो गई एंजाइम। इसको कई जगह फॉस्फो ग्लूकोज की जगह फॉस्फो हेक्सोज भी कहते हैं। ये हेक्सोज की जगह ग्लूकोज ऊपर लिख दिया था अपन ने, और वही आइसोमरेज। छठी आती है लाइगेज। लाइगेजेस क्लास होती है एंजाइम की, ऐसी क्लास होती है एंजाइम की, सुई धागा कह सकते, ये जोड़ने का काम करती है। CO हो गया, CS हो गया, CN हो गया, बॉन्ड बनाने का काम करती, P हो गया, एक्सेट्रा। इसमें क्या एग्जांपल लिया अपन ने, NH3 प्लस है, C है, H है, ऊपर CO माइनस है, नीचे CH2 और ये COO माइनस। ये क्या है, ग्लूटामेट। ग्लूटामिक एसिड जो होता है उसके COOH के H निकाल दो तो ये ग्लूटामेट बन जाता है। ये मिनरल न्यूट्रिशन में भी आता है ग्लूटामेट। तो अब ये ग्लूटामेट ATP से जुड़ता है और अमोनिया NH4 प्लस लेता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH NH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और एक तरफ NH2। तो ये इसने क्या किया, जोड़ दिया, इसको कहेंगे ग्लूटामीन। यहाँ पे कौन सी एंजाइम ने काम किया, ग्लूटामीन सिंथेटेज। तो लाइगेजेस ऐसी एंजाइम होती है जो बॉन्ड जोड़ने का काम करती है। तो NH4 में से NH2 जुड़ा और ये O और यहाँ के 2 H निकल के H2O बना लिए, और जो ATP था वो ADP में बदल जाता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाती है। एनर्जी रिक्वायर हुई ना बॉन्ड बनाने के लिए, बॉन्ड मेकिंग रिक्वायर एनर्जी, तो ATP अपनी यूटिलाइज हुई, तो यहाँ पे ATP लगी। लास्ट में अपन कोफैक्टर्स देखते हैं। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, एंजाइम है। एंजाइम का एक पार्ट है प्रोटीन जो मेन पार्ट है, और एक और पार्ट होता है जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ये इनको कोफैक्टर्स कहते हैं। अब ये जो प्रोटीन वाला पार्ट है इसको एपोजाइम कहते हैं, एपोएंजाइम, और दोनों को मिला दो तो वो होलो एंजाइम होती है। अब ये जो कोफैक्टर ये 3 टाइप के होते हैं, कोएंजाइम, मेटल आयन और होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। तीनों को देखते हैं। सबसे पहले अपन प्रोस्थेटिक ग्रुप्स देखते हैं। H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O और O2 में टूटी, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर और ऑक्सीजन में टूट गई, तो ये ऐसे ही नहीं टूटी। यहाँ पे एंजाइम थी, कौन सी एंजाइम थी, पेरोक्सीडेज और कैटलेज। ये 2 एंजाइम थी जिसकी वजह से ये रिएक्शन हुई। अब इसमें जो कोफैक्टर क्या है, यहाँ पे अपन प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो वो कौन सा होगा प्रोस्थेटिक ग्रुप, हीम। इस एंजाइम में पेरोक्सीडेज कैटलेज में हीम ग्रुप रहता है जो एज अ कोफैक्टर काम करता है, और क्या रहता है वो, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो वो क्या करता है, H2O2 को H2O और O2 में तोड़ने में मदद करता है। अब ये जो हीम है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट जो होती है वहां पे रहता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया। अब मेटल आयंस की बात करते हैं। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। जो एंजाइम होती है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, वो एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। प्रोटियोलिटिक मतलब प्रोटियो से मतलब होता है प्रोटीन, लिटिक मतलब तोड़ना, तो प्रोटीन को तोड़ने वाली एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, उसमें अपन मेटल आयन एज अ कोफैक्टर की बात करेंगे। एज अ कोफैक्टर कौन है, मेटल आयन है। कौन सा, जिंक रहता है मेटल आयन। जिंक की जरूरत रहती है, जिंक नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगी, प्रोटीन टूट नहीं पाएगा, फिर अपन जो भी खाएंगे वो प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड नहीं बनेगा और फिर सब गड़बड़ हो जाएगी।
तो एंजाइम की एक्टिविटी लॉस्ट हो जाएगी यदि जिंक मेटल आयन प्रेजेंट ना हो। तो कोफैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट। अब आखिरी कोफैक्टर की बात करते हैं जो कोएंजाइम होती है। इसके एग्जाम्पल में आते हैं जो NAD है, NADP है, FAD है, कोएंजाइम A है। ये जो अपन रिएक्शन लिखते हैं वहाँ पे सब पढ़ा होगा, ये सब आते हैं। इसमें क्या होता है, H का हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है, ये क्रेब्स साइकिल में देखी होगी। असाइल ग्रुप का ट्रांसफर होता है यहाँ पे। कोएंजाइम नहीं होगी तो असाइल ग्रुप का ट्रांसफर नहीं होगा, क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगी। कोएंजाइम के जो एग्जाम्पल हैं उसमें वाइटामिन आते हैं। इसका एग्जाम्पल है जो NAD रहता है और जो NADP रहते हैं। इसमें एक वाइटामिन रहता है नाइसिन, जो एज अ कोएंजाइम एक्ट करता है इसमें NAD और NADP में। तो नाइसिन इज अ कोएंजाइम या कोफैक्टर इन NAD एंड NADP। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए रिहलजा के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।